चैप्टर 1 रीबर्थ फॉर प्रिंसेस वाइफ। ये कहानी है चार राजकुमारों की पत्नी की जो मरकर वापस आती है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए और अपने ही पतियों का प्यार पाने के लिए, जिसे उसने ठुकरा दिया था दूसरों के बहकावे में आकर और उन्हें बहुत सी यातनाएं दी थी और अपनी पत्नियों को बहुत अपशब्द भी कहे थे। और उन राजकुमारों को श्राप मिला था एक ही लड़की से विवाह करने का। विवाह के पश्चात उनकी पत्नी उन चारों को प्यार नहीं दे पाती और इस बात का फायदा उठाया राजकुमार के पिता के भाई के परिवार ने राजगद्दी के लिए, और मार देते हैं राजकुमारों की पत्नी को। एक आलीशान महल जो बाहर से किसी राजा महाराजा के महल जैसा लग रहा था, उसे महल की एक कमरे में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे और घने बाल जिनका रंग काला था, गुलाब की पंखुड़ी जैसी मुलायम होठ और गाल, उसकी लंबी और घनी पलकें जो इस वक्त बंद थी, उसकी सुर्खीदार गर्दन करता जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उस लड़की के माथे पर पसीना चमक रहा था। वह लड़की बहुत घबराई हुई भी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रही है। अचानक वह लड़की अपनी आंख खोल देती है। जब वह लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। वह लड़की फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे खोलती है। उसे लड़की को जब थोड़ी देर में ठीक से दिखाई देने लगता है तो वह और उसे कमरे को ध्यान से देखने लगती है। वह कमरा बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसे कमरे की हर चीज को बहुत सुंदर कारीगरी से सजाया गया। वह कमरा दिखाने में किसी राजकुमारी के कमरे से कम नहीं लग रहा था। उसे कमरे में हर एक चीज आकर्षक थी। कमरे को देखकर उस लड़की की आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर लुढ़क कर आ जाती है। फिर वह लड़की सोचने लगती है कि किस तरह से उसे मारा गया था। जब उसका विवाह राजकुमारों से हुआ तो वह कभी उन्हें अपने पास नहीं आने देती थी और उन्हें अपशब्द कहती थी। उसकी बातों से राजकुमारों को बहुत दुख होता था, लेकिन वे उसकी फिर भी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। वह अपने पतियों के प्यार को ढोंग समझती थी। उसकी नादानी की वजह से उनके रिश्ते में दूरियां आ गई और उनके रिश्तों की दूरियों का फायदा उठाकर उसके पति के पिता के भाई के परिवार जो राजगद्दी पर बैठना चाहता था, क्योंकि वह उसके पति और उसके परिवार को बहुत नफरत करता था, उसे हमेशा राजगद्दी का लालच रहता था। जब उन्हें पता चला कि चारों राजकुमारों की कमजोरी उनकी पत्नी है तो वे राजकुमारों की पत्नी को खाने में ऐसा जहर देने लगा जो उसे धीरे धीरे मौत के दरवाजे तक ले जाता है। एक दिन उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसकी पति पूरी तरह से टूट गए और उन्हें अपना ध्यान रखना छोड़ दिया। इसका फायदा उठाकर राजा के भाई ने उन्हें मार दिया और राजगद्दी पर बैठ गए। वह लड़की यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कक्ष के दरवाजे पर नोक हुआ। उस आवाज को सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आए और अपने आंसुओं को साफ किया, अपने आप को ठीक करने लगी। थोड़ी देर में उसे लड़की ने अपने आप को शांत कर लिया और दरवाजे की तरफ देखकर अंदर आने का आदेश दिया। राजकुमारी का परिचय। जिस राज्य में राजकुमारी रहती है उसका नाम है आर्यावर्त। राजकुमारी का नाम है इरा रजवंश। राजकुमारी की उम्र है 18 साल। राजकुमारी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील है। अगर इन्हें कोई एक बार देख ले तो देखा ही रह जाए। राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों में बहुत है, लेकिन इनका चेहरा आज तक उनके माता पिता और उनकी दासी नीला के अलावा किसी ने नहीं देखा। राजकुमारी इरा को अपने पिता की तरह ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी का शौक था। बचपन से ही उन्होंने इन सारी साधारण चीजों में बहुत रुचि थी और वह सभी चीज सीखना पसंद करती थी। वह सब अपने पिता वीरेंद्र राजवंश से सीखती थी, जिसके चलते राजकुमारी इरा ने अपने पिता की तरह ही हर विधा में महारत हासिल कर थी। हालांकि उन्होंने कहीं ऐसी चीजों में भी महारत हासिल की थी जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। महाराज यानी कि उनके पिता का नाम है वीरेंद्र राजवंश और उनकी माता यानी कि इस राज्य की महारानी का नाम है शिवन्या राजवंश। महाराज और महारानी दोनों ही अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते हैं और उन दोनों का ही स्वभाव बहुत अच्छा है। ग्रेटर देन। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। जो व्यक्ति राजकुमारी के कक्ष के दरवाजे के बाहर खड़ा था, जब उसे अंदर जाने की अनुमति मिली तो वह व्यक्ति राजकुमारी के कक्षा का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। राजकुमारी ने कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को देखा जो एक लड़की थी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, नीला क्या हुआ? नीला का परिचय। नीला राजकुमारी की एक दासी है जो हमेशा राजकुमारी की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखती है। इसका स्वभाव थोड़ा चुलबुला है, लेकिन यह अपनी राजकुमारी के प्रति बहुत वफादार है। राजकुमारी भी उन पर बहुत भरोसा करती है और इन्हें अपने हर एक कार्य में शामिल भी करती है। तारांकन। नील ने कहा, राजकुमारी क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? कल रात आपको बहुत तेज बुखार था। तारांकन। उसकी बात सुनकर राजकुमारी बोली, हाँ हम ठीक हैं। नीला बोली, राजकुमारी कल रात आपके बीमार होने की वजह से महाराज और महारानी बहुत परेशान हो गए थे। हमने बहुत मुश्किल से उन्हें उनके कक्ष में विश्राम करने भेजा था।
उसकी बात सुनकर राजकुमारी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। नीला बोली, राजकुमारी आप तैयार हो जाए, हम आपकी सभी जरूरत की चीजों की व्यवस्था करती हैं। वह इतना कहकर राजकुमारी के कक्ष से बाहर चली गई। उसके कक्ष के जाने के बाद राजकुमारी अपनी मन में भगवान को धन्यवाद करती है, उसे इस जिंदगी में दूसरा मौका देने के लिए, और कुछ सोचकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। फिर वह कहती है, तुम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देखोगे इरा प्रताप सिंह क्या चीज है। लेस देन आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें प्रताप सिंह क्यों लिखा है। भले ही अभी राजकुमारों की शादी नहीं हुई, लेकिन उनके पुनर्जन्म से पहले तो हुई थी, इसलिए इरा अपने आप को राजकुमारों की पत्नी मानती है। ग्रेटर देन। इतना कहकर वह स्नान घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में राजकुमारी पूरी की तरह से तैयार थी, वह अपने कक्ष से निकलकर भजन कक्ष की तरफ चली जाती है। इस वक्त उसके साथ नीला और कुछ और दासियां भी थी। थोड़ी देर में वह भोजन कक्ष के सामने खड़ी थी। वह दस्युओं की तरफ देखकर उन्हें आदेश देती है कि तुम सब हमारा यही इंतजार करो। इतना कहकर वह और उसकी प्रिय दासी नीला भजन कक्षा के अंदर चली जाती है। जब राजकुमारी भोजन कक्ष के अंदर प्रवेश करती है तो राजकुमारी देखी है कि महाराज और महारानी यानी कि उसके माताश्री और पिताश्री पहले से ही अंदर बैठे हैं। महाराज और महारानी जो आपस में बात कर रहे थे, जब उनका ध्यान राजकुमारी की तरफ जाता है तो वह तुरंत कर उनके पास आते हैं और कहते हैं, ईरा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अपने कक्ष में विश्राम करना चाहिए, हम आपका भोजन वही कक्ष में भिजवा देता। उनकी बात सुनकर राजकुमारी उनकी तरफ देखाती है तो उसने देखा महाराज और महारानी यानी उसके माताश्री और पिताश्री उसकी तबीयत को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। तो राजकुमारी बोली, पिताश्री माताश्री अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसकी बात सुनकर महाराज और महारानी ने अपनी गर्दन हिला दी। पुत्री आप हमारे साथ बैठकर भोजन ग्रहण करें। वह तीनों भोजन के स्थान पर बैठ जाते हैं। राजकुमारी ने एक नजर भोजन की तरफ देख जिसमें अधिकतर चीज उसकी पसंद की थी। ये देखकर उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माता और पिता उसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके बैठने के बाद दासी ने भोजन परोसा और वह भोजन परोसकर एक तरफ खड़े हो गई। राजकुमारी ने जब ये देख तो उसने दासियों को वहां से जाने का आदेश दिया। उसके आदेश को सुनकर दासियां वहां से चली गई। उनके वहां से जाने के बाद राजकुमारी भोजन करने लगी। रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल। थोड़ी देर में राजकुमारी भोजन करते करते अपने माता पिता की तरफ देखकर बोली, पिताश्री माताश्री हमें कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना है, ताकि हम अपने आप को सक्षम बना सके। महाराज और महारानी में उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा और बोले, पुत्री आप पहले से ही बहुत सक्षम हो तो फिर अपने राज्य से जाने की क्या जरूरत है, अभ्यास तो राज्य के अंदर रहकर भी कर सकती है। उनकी बात सुनकर राजकुमारी बोली, माताश्री पिताश्री कुछ बात ऐसी है जो हम आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन समय आने पर हम आपको जरूर बताएंगे। उसकी बात सुनकर महाराज और महारानी दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन वह कुछ कहती नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी पुत्री के बारे में पता है। अगर कोई बात उनकी पुत्री उन्हें नहीं बताना चाहती तो जरूर ही बहुत महत्वपूर्ण बात होगी जिसे वह अभी नहीं बताना चाहती। रिबन के साथ दिल। थोड़ी देर महारानी बोली, ठीक है, लेकिन आप कब तक वापस लौटेंगे। राजकुमारी ने जब महारानी की तरफ देखा और बोली, माताश्री हम अभी निश्चित समय नहीं बता सकते, लेकिन हम जल्दी आने का प्रयास करेंगे। Kiss and smile, throwing kisses, cold sweat, smile, grin, tears of joy, smiling face kissing. महाराज और महारानी बोली कि आप अपने साथ कुछ सैनिक और दासियों को लेकर चले जाना। उनकी बात सुनकर राजकुमारी बोली, हम जहां जा रहे हैं साधारण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ हमारे प्रिय दासी नीला को ही लेकर जाएंगे। उसकी बात सुन महाराज और महारानी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें देखकर राजकुमारी फिर बोले, अगर आपको कोई बात जरूर लगे जो हम तक पहुंचने जरूरी है तो हमारा बाज आपके पास रहेगा, वह आपका संदेश हम तक खुद पहुंचा देगा। दिल 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 दिल। महाराज बोले, ठीक है पुत्री, अगर आपने कुछ सोचकर ही फैसला लिया होगा, हमें हमारी पुत्री पूरा भरोसा है, लेकिन अगर आपको कभी लगे कि आपको हमारी जरूरत है तो आप हमारे तक संदेश पहुंचा देना, हम तुरंत आपकी सहायता करेंगे। उनकी बात सुनकर राजकुमारी अपने गार्डन हाँ में हिला देती है। कुछ समय बाद अंडस को राजकुमारी अपने कक्ष में बैठी थी और उसकी प्रिय दासी नीला उसके सामने खड़ी थी। राजकुमारी ने नीला से पूछा, क्या आप हमारे साथ राज्य से बाहर जाना चाहती हैं। नीला राजकुमारी की बात सुनकर उनकी तरफ देखती है तो राजकुमारी कहती है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कितने समय तक हम राज्य से दूर रहना पड़े, तो क्या आप फिर भी हमारे साथ चलना चाहेंगे। राजकुमारी की बात सुनकर नीला बोली, हम आपकी दासी से पहले एक अच्छी दोस्त भी है, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम आपको ऐसे कहीं भी आपको अकेले जाने देंगे। उसकी बात सुनकर राजकुमारी बोली, ठीक है, आप हमारे प्रस्थान की तैयारी कीजिए, हम कुछ समय में यहाँ से प्रस्थान करेंगे।
नीला राजकुमारी की बात सुनकर वहां से प्रस्थान की तैयारियां करने चली जाती है। थोड़ी देर राजकुमारी और नीला महाराज और महारानी से मिलकर महल से प्रस्थान करते हैं। इस वक्त राजकुमारी के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि राजकुमारी कहाँ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य जहां हर जगह खुशहाली ही खुशहाल थी। वह राज्य का नाम था प्रतापगढ़। रिबन के साथ दिल। प्रतापगढ़ में चारों ओर समृद्धि था क्योंकि वहां के राजा अपने राज्य की जनता का अच्छे से ख्याल रखते थे। ये सभी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ राज्य था। हालांकि आर्यावर्त राज्य भी उनके जितना ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों राज्य ही बाकी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ है। जितना विशाल ये राज्य है उतना ही विशाल यहाँ के राजा का दिल, जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्रेम करता है। इस राज्य के महाराज का नाम है महेंद्र प्रताप सिंह। इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और उनकी पत्नी या यूं कहीं इस राज्य के महारानी का नाम है सुनहरी प्रताप सिंह। ये भी स्वभाव की बहुत अच्छी है। इनके 4 पुत्र और 1 पुत्री है जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इनके पहले पुत्र जो सबसे श्रेष्ठ है उसका नाम है रुद्रा प्रताप सिंह। दूसरे पुत्र का नाम है सत्यम प्रताप सिंह। तीसरे पुत्र का नाम है तन्मय प्रताप सिंह। चौथे पुत्र का नाम है देव प्रताप सिंह। चोरों भाइयों को हर उसे विद्या में महारत हासिल थी जिसमें वह अपने शत्रु को परास्त कर सकते थे, इसलिए आज तक किसी भी शत्रु ने उनके राज्य पर नजर तक नहीं डाली। उनकी पुत्री का नाम है गौरी प्रताप सिंह। महाराज के पुत्र और पुत्री शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य से बाहर गए हुए हैं। महाराज का एक भाई भी है जिनका नाम महेश प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम है निर्मला। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है मीनाक्षी। महाराज के भाई का पूरा परिवार बहुत ही लालची है और उनकी नज़र हमेशा इस राज्य की राजगद्दी पर रहती है। 1 साल बाद तारांकन आर्यावर्त राज्य। महाराज और महारानी अपने कक्ष में बैठे थे। जब से राज्य से राजकुमारी गई थी ना ही वह राजा आए थी और ना ही उनका कोई संदेश आया था, इसलिए महारानी हमेशा चिंतित रहती थी। आज वह बहुत चिंतित कक्ष में बैठी हुई थी और महाराज उन्हें समझ रहे थे। थोड़ी देर में महाराज के समझाने के बाद महारानी शांत हो जाती है और वह दोनों विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं क्योंकि इस वक्त रात्रि का समय था। वहीं दूसरी तरफ अंडस्को एक गुरुकुल के एक कक्ष में 5 पुरुष मौजूद थे। कक्षा के अंदर 4 पुरुष एक तरफ खड़े थे और जो दिखने में बहुत आकर्षक थे और उनके सामने एक वृद्ध पुरुष बैठा हुआ था। देखकर लगा रहा था ध्यान मुद्रा में बैठा है। थोड़ी देर के पश्चात वृद्ध वश पुरुष अपनी आंखें खोलता है। जब वह सामने देखा है तो वह पाता है कि उसके सामने 4 पुरुष खड़े हैं। थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद वह वृद्ध पुरुष, जिसका नाम है वेदश्री, जो इस गुरुकुल के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु है, वह बोली, हमने आप चारों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। जैसा कि आप चारों जानते हैं कि आपा चारों की शिक्षा पूर्ण हो गई है और कुछ समय में आप अपने राज्य चले जाएंगे। जैसा कि आप सभी अनुमान लगा लिया होगा कि चारों पुरुष कौन है, तो आप सभी रीडर सही समझे। ये चारों पुरुष प्रतापगढ़ के राजकुमार हैं जो अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए राज्य से बाहर के हैं। इन्हें अपने राज्य से बाहर निकल 1 साल से ज्यादा हो गया। चेटू प्रतापगढ़ राज्य से आर्यावर्त की राजकुमारी के लिए विवाह प्रस्ताव आना। मेरी नोबल को पढ़ने के लिए सभी का धन्यवाद। अब तक 1 साल बाद आर्यावर्त राज्य 1:1111। महाराज और महारानी अपने कक्ष में बैठे थे। जब से राज्य से राजकुमारी गई थी ना ही वह राजा आए थी और ना ही उनका कोई संदेश आया था, इसलिए महारानी हमेशा चिंतित रहती थी। आज वह बहुत चिंतित कक्ष में बैठी हुई थी और महाराज उन्हें समझ रहे थे। थोड़ी देर में महाराज के समझाने के बाद महारानी शांत हो जाती है और वह दोनों विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं क्योंकि इस वक्त रात्रि का समय था। गुलाब 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 टक्कर टक्कर टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल। वही दूसरी तरफ अंडस्को गुलाब गुलाब टक्कर गुलाब गुलाब टक्कर गुलाब रिंग गुलाब 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 टक्कर। एक गुरुकुल के एक कक्ष में 5 पुरुष मौजूद थे। कक्षा के अंदर 4 पुरुष एक तरफ खड़े थे और जो दिखने में बहुत आकर्षक थे और उनके सामने एक वृद्ध पुरुष बैठा हुआ था। देखकर लगा रहा था ध्यान मुद्रा में बैठा है। थोड़ी देर के पश्चात वृद्ध वश पुरुष अपनी आंखें खोलता है। गुलाब 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 गुलाब। जब वह सामने देखा है तो वह पाता है कि उसके सामने 4 पुरुष खड़े हैं। थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद वह वृद्ध पुरुष, जिसका नाम है वेदश्री, जो इस गुरुकुल के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु है, वह बोली, हमने आप चारों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। फायर 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 फायर। जैसा कि आप चारों जानते हैं कि आपा चारों की शिक्षा पूर्ण हो गई है और कुछ समय में आप अपने राज्य चले जाएंगे। फायर 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 रिबन के साथ दिल। जैसा कि आप सभी अनुमान लगा लिया होगा कि चारों पुरुष कौन है, तो आप सभी रीडर सही समझे। ये चारों पुरुष प्रतापगढ़ के राजकुमार हैं
जो अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए राज्य से बाहर के हैं। इन्हें अपने राज्य से बाहर निकल 1 साल से ज्यादा हो गया। फायर फायर रिबन के साथ दिल, 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 रिबन के साथ दिल। आगे देखिए, दिल 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 दिल। चारों राजकुमार भी उनकी तरफ देखकर बोले, जी गुरुदेव, बताइए क्या महत्वपूर्ण बात के लिए आपने हमें बुलाया। टक्कर 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 टक्कर। तो वृद्ध पुरुष यानी कि उनके गुरुदेव ने कहा, वह आप सभी जानते हैं, आप सभी एक ही स्त्री से विवाह करना होगा, नहीं तो आपके राज्य पर संकट सकता है। 11111। अब जब आप चारों की शिक्षा पूरी हो चुकी है तो अब आप सभी विवाह करने का समय आ गया है। गुरुदेव की बात सुनकर उन चारों में से श्रेष्ठ राजकुमार यानी रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, फायर 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 फायर। क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन आप भी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी स्त्री 4 पुरुषों से विवाह नहीं करना चाहेगी। 1111111। और यदि हमने बलपूर्वक किसी स्त्री से विवाह कर भी लिया तो वह कभी हमें अपना पाएगी और न हमें प्रेम कर पाएगी। ऐसी कोई स्त्री संसार में नहीं है जो 4 पुरुषों से विवाह करने के लिए अपनी रजामंदी देगी। उसकी बात सुनकर गुरुदेव के मुख पर मुस्कान तैर जाती है और गुरुदेव बोलते हैं, आप हमारे कहने पर आर्यावर्त राज्य की महाराज के पास उनकी राजकुमारी के लिए विवाह प्रस्ताव भेजें। 1111111। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी पुत्री चारों राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव अवश्य मानेगी। उनकी बात सुनकर चारों राजकुमार गुरुदेव से कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। फिर चारों गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से अपने कक्ष की तरफ चले जाते हैं। 11 टक्कर गुलाब ग्रिन 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 ग्रिन। चलो राजकुमार किसी गहरी सोच में अपने कक्ष में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में रुद्र प्रताप सिंह बोले, यहां से प्रस्थान करने की तैयारी करो ताकि हम जल्द से जल्द अपने राज्य पहुंचना है, ताकि हम आर्यावर्त राज्य में विवाह पर प्रस्ताव भेज सके। उसकी बात सुनकर सभी भाई अपने राज्य जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। कुछ देर उनके प्रस्थान की तैयारी हो जाती है तो गुरुदेव के कक्षा की तरफ चले जाते हैं। गुलाब 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 गुलाब। वहां पहुंचकर चलो राजकुमार गुरुदेव की कक्ष में उनकी अनुमति लेकर प्रवेश करते हैं। रुद्र प्रताप गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि हमारे आर्यावर्त राज्य में विवाह प्रस्ताव भेजे, इसलिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने राज्य जाकर आर्यावर्त राज्य में विवाह प्रस्ताव भेज सके। गुरुदेव कहते, ठीक है, आप सभी अपने राज्य के लिए प्रस्थान करें। कुछ समय बाद चारों भाई गुरुकुल से अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। गुलाब 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 टक्कर गुलाब 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 गुलाब। 4 दिनों बाद चारों राजकुमार अपने राज्य पहुंच जाते हैं। राज्य पहुंचकर सबसे पहले चारों राजकुमार अपने माता पिता को गुरुदेव की सब बातों को बताते हैं। उनकी बात सुनकर महाराज और महारानी कहते हैं, अगर गुरुदेव को लगता आर्यावर्त राज्य की राजकुमारी आप चारों और हमारे राज्य के लिए सही है तो हमें इस विवाह प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं है। आप जल्द से जल्द विवाह प्रस्ताव भेजने की तैयारी करें। 11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 1
के लिए विवाह प्रस्ताव लिखकर उनके राज्य भिजवा देते हैं और फिर अपने राज्य के कार्यों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ आर्यावर्त राज। कुछ दिनों में ही प्रतापगढ़ राज्य के राजकुमार का विवाह प्रस्ताव आर्यावर्त राज्य में पहुंच जाता है। जब महाराज और महारानी प्रतापगढ़ राज्य के 111111111 राजकुमारों का विवाह प्रस्ताव पढ़ते हैं तो वही खुश भी होते हैं और उन्हें थोड़ी चिंता भी होती है, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए 4 राजकुमारों की पत्नी बनना आसान नहीं था। लेकिन वे इस प्रस्ताव का निर्णय नहीं अपनी पुत्री पर छोड़ना चाहते थे, क्योंकि महाराज और महारानी चाहते थे उनकी पुत्री स्वयं इस विवाह प्रस्ताव का निर्णय की ले कि वह विवाह करना चाहती है या नहीं। 1111111111111111111111111111111 इसलिए उन्होंने ये निर्णय अपनी पुत्री पर छोड़ दिया। महारानी महाराज की तरह देखकर बोली, हमें राजकुमारी को संदेश पहुंचा देना चाहिए ताकि वह निर्णय ले सके। महाराज भी अपने गार्डन हमें हिला देते, ठीक है हम संदेश भेजना की तैयारी करते हैं। वहीं कहीं दूर एक जंगल में जहां कोई आना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वह जंगल बहुत ही खतरनाक है। इस जंगल का नाम है कालकुंड। 1111111111111 लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान इस जंगल में चला तो कभी भी वापस नहीं आता। इस जंगल के ठीक बीचों बीच एक गुफा जो बाहर से बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन जब कोई गुफा के अंदर प्रवेश करता है तो वह अंदर से बिल्कुल स्वर्ग जैसी सुंदर थी। कोई भी वहां रहे तो उसकी मन को अंतिम शांति प्राप्त होती।
इसी गुफा के अंदर एक बहुत सुंदर झरना बह रहा था और ठीक उसे झरने के नीचे एक स्त्री की प्रतिमा खड़ी थी, लेकिन वह प्रतिमा दिखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। उसे प्रतिमा को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा वह वहां खड़ी हो। टक्कर 111111 टक्कर 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 टक्कर। उसे प्रतिमा के आसपास बहुत ही सुंदर रोशनी फैली हुई थी। तभी उसे गुफा के एक कोने से एक लड़की उसे प्रतिमा से थोड़ा दूर आकर खड़ी हो जाती है। वह लड़की उसे प्रतिमा को देखकर अपने मन ही मन कहती है, राजकुमारी आप कब इस समाधि से उठाएंगे? 1 साल हो गया आपको इस समाधि में गए हो, ना आपने अन्न ग्रहण किया और ना ही जल की एक बूंदे सेवन किया। आप सभी समझी गए होंगे वह प्रतिमा कौन है। वह प्रतिमा राजकुमारी इरा खुद है, उनके सामने खड़ी है। वह लड़की है उनकी दासी नीला। गुलाब टक्कर गुलाब टक्कर गुलाब टक्कर गुलाब टक्कर टक्कर। नीला अपने मन में सोच ही रही थी, उसका ध्यान उसे प्रतिमा पर जाता है जो अब जिसकी आंखें खुलना लगी थी। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। गुलाब 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 गुलाब। लेकिन वह राजकुमारी की तरफ ज्यादा देर तक देखा नहीं पाती, क्योंकि इस वक्त राजकुमारी से बहुत ही पवित्र और दिव्य आभा महसूस हो रही थी। इस कारण नीला राजकुमारी तरफ ज्यादा देर देख नहीं पाती। थोड़ी देर में वह पवित्र और दिव्य आभा राजकुमारी के शरीर में समा जाती है। जब नीला दोबारा से अपनी आंखें खोलता है फाय फाय और राजकुमारी से कुछ कहने को होती कि तभी उन्हें किसी के आने की अनुभूति होती है। जब वह गुफा के द्वार की तरफ देखती है तो वहां एक बाज बैठा हुआ नजर आता है। उसे देखकर राजकुमारी के मुख पर एक मुस्कान तैयार जाती है। नीला जब राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देखती है तो वह पूछता, क्या हुआ राजकुमारी, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? राजकुमारी उसकी बात का उत्तर देते हुए बाज की तरफ बढ़ा जाती है। पीला दिल पीला दिल पीला दिल पीला दिल पीला दिल। राजकुमारी कहती है, अब समय आ गया है अपने राज्य लौटने का। नीला को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह कुछ भी कहती नहीं है। राजकुमारी बज के पास पहुंचकर उसके पैरों से बंधा पत्र निकलती है। हरा दिल हरा दिल हरा दिल पीला दिल हरा दिल टक्कर हरा दिल पीला दिल। और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। जोड़ लेटर टपकता पसीना टपकता पसीना टपकता पसीना टपकता पसीना। प्रिया पुत्री, हम आपको बहुत याद करते हैं। आपके जाने के बाद महल जैसे बहुत सूना हो गया है, लेकिन हम आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए पत्र भेजा है। जब पत्र आपके पास पहुंच जाए तो या तो आप हमें पत्र द्वारा उत्तर दे सकती है या फिर स्वयं राज्य आ सकती है। दरअसल प्रतापगढ़ के राज्य के चारों राजकुमारों की तरफ से आपके लिए विवाह प्रस्ताव आया है। हमने और आपकी माता श्री ने ये निर्णय आप पर छोड़ा है ताकि हमें आपकी इच्छा का पता चल सके। आपकी प्रिय माता श्री और पिता श्री। ग्रेटर देन फायर 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 चमकता सितारा चमकता सितारा। ये पत्र पढ़कर राजकुमारी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह और भी ज्यादा बड़ी और मनमोहन हो जाती है। राजकुमारी नीला की तरफ देखकर एक पत्र और शाही और कलम मांगती है। नीला उसे ये सब चीज दे देती है। फूलों से बने बिस्तर पर बैठकर पत्र में कुछ लिखकर उस बज के पैरों में बांधकर अपने राज्य भिजवा देता है। रिबन के साथ दिल रिबन के साथ दिल रिबन के साथ दिल रिबन के साथ दिल दिल और तीर दिल और तीर दिल और तीर रिबन के साथ दिल दिल और तीर रिबन के साथ दिल रिबन के साथ दिल रिबन के साथ दिल दिल और तीर। और फिर नीला से कहती हूँ राज्य जाने की तैयारी करो। नीला ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। राजकुमारी से कहती है, पहले कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। राजकुमारी भी उसके आग्रह पर कुछ नहीं करती और अपने गर्दन हिलाकर इस बिस्तर पर बैठ जाती। थोड़ी देर में नीला कुछ फलहार लेकर आती है और राजकुमारी के सामने रख देती है। राजकुमारी भी उसे कुछ नहीं रहती और उसे भी अपने साथ खाने के लिए। रिबन के साथ दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल चमकता दिल दिल टूटना बढ़ता दिल चमकता दिल धक धक करता दिल चमकता दिल बढ़ता दिल चमकता दिल बढ़ता दिल। नीला भी राजकुमारी के साथ खाने लगती है और अपनी चंचलता में कहती है, राजकुमारी आपको पता है जब से आप साधना में बैठे हैं तो ये गुफा बहुत ही सुंदर हो गई और जो फलदार पेड़ है उनके फल बहुत ही मीठे हैं। अगर कोई उन्हें एक बार चख ले तो कभी उनका स्वाद नहीं भूल सकता। चमकता दिल नीला दिल बढ़ता दिल धक धक करता दिल रिबन के साथ दिल चमकता दिल रिबन के साथ दिल रिबन के साथ दिल बढ़ता दिल। राजकुमारी इसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं रहती। भोजन ग्रहण करने के बाद नीला राज्य जाने की तैयारी करने लगती है। चौथी चारों राजकुमारों का आर्यावर्त राज्य जाना। अब तक नीला अपने मन में सोच ही रही थी, उसका ध्यान उसे प्रतिमा पर जाता है जो अब जिसकी आंखें खुलना लगी थी। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह राजकुमारी की तरफ ज्यादा देर तक देखा नहीं पाती, क्योंकि इस वक्त राजकुमारी से बहुत ही पवित्र और दिव्य आभा महसूस हो रही थी। इस कारण नीला राजकुमारी तरफ ज्यादा देर देख नहीं पाती। थोड़ी देर में वह पवित्र और दिव्य आभा राजकुमारी के शरीर में समा जाती है। जब नीला दोबारा से अपनी आंखें खोलता है और राजकुमारी से कुछ कहने को होती कि तभी उन्हें किसी के आने की अनुभूति होती है।
जब वह गुफा के द्वार की तरफ देखती है तो वहां एक बाज बैठा हुआ नजर आता है। उसे देखकर राजकुमारी के मुख पर एक मुस्कान तैयार जाती है। बढ़ता दिल नीला जब राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देखती है तो वह पूछता, क्या हुआ राजकुमारी, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। राजकुमारी उसकी बात का उत्तर देते हुए बाज की तरफ बढ़ा जाती है। पीला दिल, पीला दिल, पीला दिल, पीला दिल, पीला दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, बढ़ता दिल, पीला दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय। राजकुमारी कहती है, अब समय आ गया है अपने राज्य लौटने का। बढ़ता दिल, थ्रोइंग किसेस। नीला को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वह कुछ भी कहती नहीं है। कोल्ड स्वेट स्माइल, दिल टूटना, दिल और तीर, थ्रोइंग किसेस, टीयर्स ऑफ जॉय। राजकुमारी बज के पास पहुंचकर उसके पैरों से बंधा पत्र निकलती है। हरा दिल, हरा दिल, हरा दिल, पीला दिल, पीला दिल, हरा दिल, टक्कर, हरा दिल, पीला दिल, और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, जोर लेटर, टपकता पसीना, टपकता पसीना, टपकता पसीना, टपकता पसीना, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, बढ़ता दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, पीला दिल। प्रिया पुत्री, हम आपको बहुत याद करते हैं। आपके जाने के बाद महल जैसे बहुत सूना हो गया है, लेकिन हम आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए पत्र भेजा है। जब पत्र आपके पास पहुंच जाए तो या तो आप हमें पत्र द्वारा उत्तर दे सकती है या फिर स्वयं राज्य आ सकती है। पीला दिल, पीला दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, बढ़ता दिल, दिल और तीर, दिल और तीर, कोल्ड स्वेट स्माइल, दिल और तीर, दिल और तीर। दरअसल प्रतापगढ़ के राज्य के चारों राजकुमारों की तरफ से आपके लिए विवाह प्रस्ताव आया है। हमने और आपकी माताश्री ने ये निर्णय आप पर छोड़ा है ताकि हमें आपकी इच्छा का पता चल सके। आपकी प्रिय माताश्री और पिताश्री। ग्रेटर देन, पीला दिल, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, ग्रीन, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल। ये पत्र पढ़कर राजकुमारी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह और भी ज्यादा बढ़ी और मनमोहन हो जाती है। पीला दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, ग्रीन, पीला दिल, दिल और तीर, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल। राजकुमारी नीला की तरफ देखकर एक पत्र और शाही और कलम मांगती है। नीला उसे ये सब चीज दे देती है। फूलों से बने बिस्तर पर बैठकर पत्र में कुछ लिखकर उस बज के पैरों में बांधकर अपने राज्य भिजवा देता है। रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, दिल और तीर, दिल और तीर, दिल और तीर, रिबन के साथ दिल, दिल और तीर, रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, दिल और तीर। पीला दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, बढ़ता दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, स्माइलिंग फेस वन। और फिर नीला से कहती हूँ राज्य जाने की तैयारी करो। नीला ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। राजकुमारी से कहती है, पहले कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। राजकुमारी भी उसके आग्रह पर कुछ नहीं करती और अपने गर्दन हिलाकर इस बिस्तर पर बैठ जाती। थोड़ी देर में नीला कुछ फलहार लेकर आती है और राजकुमारी के सामने रख देती है। राजकुमारी भी उससे कुछ नहीं रहती और उसे भी अपने साथ खाने के लिए। रिबन के साथ दिल, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, चमकता दिल, दिल टूटना, बढ़ता दिल, चमकता दिल, धक धक करता दिल, चमकता दिल, बढ़ता दिल, चमकता दिल, बढ़ता दिल, पीला दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, ग्रीन, कोल्ड स्वेट स्माइल, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, बढ़ता दिल, हरा दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, ग्रीन, बढ़ता दिल, ग्रीन वन, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय। नीला भी राजकुमारी के साथ खाने लगती है और अपनी चंचलता में कहती है, राजकुमारी आपको पता है जब से आप साधना में बैठे हैं तो ये गुफा बहुत ही सुंदर हो गई और जो फलदार पेड़ है उनके फल बहुत ही मीठे हैं। अगर कोई उन्हें एक बार चख ले तो कभी उनका स्वाद नहीं भूल सकता। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, ग्रीन, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, चमकता दिल, बढ़ता दिल, धक धक करता दिल, रिबन के साथ दिल, चमकता दिल, रिबन के साथ दिल, रिबन के साथ दिल, बढ़ता दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, दिल, पीला दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय। राजकुमारी इसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं रहती। दिल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, पीला दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, बढ़ता दिल। भोजन ग्रहण करने के बाद नीला राज्य जाने की तैयारी करने लगती है। दिल और तीर, दिल टूटना, दिल और तीर, दिल टूटना, किसिंग, ग्रिन, दिल टूटना, दिल टूटना, दिल और तीर, दिल टूटना, दिल और तीर, ग्रिन, दिल टूटना, ग्रिन, दिल टूटना, दिल टूटना, दिल और तीर, ग्रिन, ग्रिन। आगे देखिए हैश। नीला भी आर्यावर्त राज्य जाने की तैयारी लग जाती है।
आर्यावर्त राज्य दिल टूटना ग्रीन दिल और तीर दिल टूटना। आर्यावर्त राज्य में रात्रि का समय था। महाराजा और महारानी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। दिल और तीर ग्रीन ग्रीन रिबन के साथ दिल हरा दिल टक्कर टीयर्स ऑफ जॉय दिल टक्कर टक्कर बढ़ता दिल। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है तो वह दोनों इधर उधर देखने लगते हैं तो उनका ध्यान उनके कक्ष की खिड़की पर बैठे बाज पर जाता है। वह दोनों उठकर उसे बाज के पास जाते हैं और उसके पैरों से पत्र को निकालकर अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाते हैं। पीला दिल बढ़ता दिल टीयर्स ऑफ जॉय पीला दिल टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय बढ़ता दिल। महारानी महाराजा से बोलती हूँ, हमें दीजिए हम पढ़ते हैं। महाराजा ने भी कोई आपत्ति नहीं जाते और पत्र को महारानी को दे दिया। महारानी ने पत्र को खोलो और महारानी उसे पत्र को पढ़कर बहुत खुश हो गई। महाराज ने पूछा, पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतनी प्रश्न दिख रही है। पीला दिल कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय पीला दिल कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय। महाराज, आपकी पुत्री ने लिखा है प्रतापगढ़ के चारों राजकुमारों को हम हमारे राज्य आने का निमंत्रण भेज दे ताकि राजकुमारी उनसे मिल सके। राजकुमारी ने लिखा है कि वह अपने स्थान से राज्य के लिए प्रस्थान कर रही है। किसिंग वन किसिंग दिल पीला दिल टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल पीला दिल टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल टपकता पसीना ग्रीन टीयर्स ऑफ जॉय पीला दिल कोल्ड स्वेट स्माइल स्माइलिंग फेस। इसलिए आप भी आज रात्रि को ही राजकुमारों को पत्र भेज दे ताकि जब तक वह दिल टूटना ग्रिन दिल टूटना ग्रिन दिल टूटना ग्रिन आएंगे तो वह भी पहुंच जाएगी। महारानी की बात सुन महाराज भी प्रश्न हो जाते हैं और महारानी से कहते हैं, हम अभी प्रतापगढ़ राज्य में पत्र भिजवा देते हैं ताकि राजकुमारी से आने से पहले राजकुमार हमारे राज्य सही सलामत पहुंच जाए। ग्रिन 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 दिल टूटना। महाराज की बात सुनकर महारानी भी हाँ में गर्दन हिला देती है। रिबन के साथ दिल रिबन के साथ दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल। शक्ष महाराज भी तुरंत ही वहां से निकालकर पुस्तकालय में पत्र लिखने के लिए चले जाते हैं। पत्र को बाज के पैरों से बांधकर प्रतापगढ़ राज्य में भिजवा देते हैं ताकि पत्र राजकुमारों तक शिखर पहुंच जाए और राजकुमार आर्यावर्त राज्य के लिए प्रस्थान करें। टपकता पसीना हरा दिल टपकता पसीना हरा दिल पीला दिल कोल्ड स्वेट स्माइल हरा दिल। पत्र भिजवाने के बाद महाराज अपने कक्ष में आते हैं तो देखते हैं कि महारानी सो चुकी हैं तो वह भी आराम से उनके पास सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टपकता पसीना हरा दिल टपकता पसीना हरा दिल टीयर्स ऑफ जॉय टपकता पसीना हरा दिल टपकता पसीना हरा दिल किसिंग टीयर्स ऑफ जॉय। इस वक्त सुबह हो गई थी। प्रतापगढ़ राज्य में सभी लोग राज्यसभा में मौजूद थे। सभी वहां बैठे अपने राज्य के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है। दिल टूटना ग्रिन। तो सभी उसे आवाज को देखने के लिए राज्यसभा से बाहर चले जाते हैं। दिल किसिंग 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 ग्रिन ग्रिन स्माइलिंग फेस। जब महाराज और चारों राजकुमार बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि एक बाजू पर हवा में उठ रहा है और सैनिक उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जब चारों राजकुमार उसे बाज को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें उसके पैरों में एक पत्र दिखता है। दिल हरा दिल टपकता पसीना हरा दिल टीयर्स ऑफ जॉय दिल किसिंग ग्रिन किसिंग किसिंग दिल किसिंग। तो वह सभी सैनिकों को आदेश देते हैं कि अपनी हथियारों को नीचे करें तो सभी सैनिक भी राजकुमारों की बात मानकर अपनी हथियारों को नीचे कर देते हैं। टपकता पसीना हरा दिल किसिंग किसिंग दिल हरा दिल टक्कर ग्रिन टीयर्स ऑफ जॉय दिल किसिंग। वह बात जो बहुत गुस्से में दिख रहा था लेकिन जब उसने राजकुमारों को देखा तो वह बिल्कुल शांत हो गया और सीधा उठाते हुए रुद्र के कंधे पर आकर बैठकर गया। ये देखकर राजकुमार महाराज और सभी सैनिक हैरान थे। दिल टूटना ग्रिन। ऐसा बाज अपने स्वामी के सिवा और किसी के भी कंधे पर अगर नहीं बैठता था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिल टूटना वन ग्रिन। रुद्रा बाज की तरफ देखकर उसके सर को आहिस्ता से शहलाता और उसकी पैरों से पत्र निकाला है। टपकता पसीना हरा दिल हरा दिल टक्कर हरा दिल टपकता पसीना हरा दिल। फिर रुद्र ने पत्र को खोल और पढ़ने लगा। पत्र पढ़ने के बाद रुद्रा ने महाराज और महारानी की तरफ देखा और कहा, पत्र आर्यावर्त साम्राज्य से है। उन्होंने कहा है कि राजकुमारी हम चारों से मिलना चाहते हैं। हरा दिल टक्कर टपकता पसीना टक्कर 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 हरा दिल। और वह स्वयं हमसे विवाह के निर्णय के बारे में बात करना चाहती है और पत्र में ये भी लिखा है, आज ही हम चारों को आर्यावर्त राज्य के लिए प्रस्थान करें क्योंकि महाराज ने कहा है कि राजकुमारी किसी काम की वजह से बाहर गई थी तो वह भी तब तक वहां से आ जाएगी। इसलिए वह चाहते हैं कि राजकुमारी के आने तक हम भी उनके राज्य पहुंच जाए ताकि हम सभी की आपस में भेंट करा सके। महाराज रुद्रा बात को सुनकर उन्हें आर्यावर्त साम्राज्य के लिए प्रस्थान करने को कह देते हैं।
चारों राजकुमार उनकी आज्ञा लेकर आर्यावर्त राज्य के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने चले जाते हैं। कुछ समय बाद में महाराज और महारानी को प्रणाम कर कर वहां से कुछ सैनिकों के साथ आर्यावर्त राज्य के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। च4 आर्यावर्त राज्य की राजकुमारी की झलक। अब तक वह बात जो बहुत गुस्से में दिख रहा था, लेकिन जब उसने राजकुमारों को दिखा तो वह बिल्कुल शांत हो गया और सीधा उठाते हुए रुद्र के कंधे पर आकर बैठकर गया। ये देखकर राजकुमार, महाराज और सभी सैनिक हैरान थे। दिल टूटना ग्रिन। ऐसा बाज अपने स्वामी के सिवा और किसी के भी कंधे पर अगर नहीं बैठता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिल टूटना वन ग्रिन। रुद्राबाज की तरफ देखकर उसके सर को आहिस्ता से सहलाता और उसकी पैरों से पत्र निकाला है। टपकता पसीना हरा दिल फायर, दिल हरा दिल फायर, फायर टक्कर फायर, हरा दिल फायर, टपकता पसीना फायर, हरा दिल। फिर रुद्र ने पत्र को खोल और पढ़ने लगा। पत्र पढ़ने के बाद रुद्रा ने महाराज और महारानी की तरफ देखा और कहा, पत्र आर्यावर्त साम्राज्य से है। उन्होंने कहा है कि राजकुमारी हम चारों से मिलना चाहते हैं। हरा दिल फायर टक्कर फायर, टपकता पसीना फायर, टक्कर टक्कर फायर, फायर फायर टक्कर फायर, फायर टक्कर फायर, हरा दिल फायर। और वह स्वयं हमसे विवाह के निर्णय के बारे में बात करना चाहती है। और पत्र में ये भी लिखा है, आज ही हम चारों को आर्यावर्त राज्य के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि महाराज ने कहा है कि राजकुमारी किसी काम की वजह से बाहर गई थी तो वह भी तब तक वहां से आ जाएगी। इसलिए वह चाहते हैं कि राजकुमारी के आने तक हम भी उनके राज्य पहुंच जाए, ताकि हम सभी की आपस में भेंट करा सके। पीला दिल टक्कर पीला दिल, हरा दिल, टपकता पसीना फायर, हरा दिल फायर, फायर टक्कर फायर टक्कर। महाराज रुद्रा बात को सुनकर उन्हें आर्यावर्त साम्राज्य के लिए प्रस्थान करने को कह देते हैं। चारों राजकुमार उनकी आज्ञा लेकर आर्यावर्त राज्य के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने चले जाते हैं। कुछ समय बाद में महाराज और महारानी को प्रणाम कर कर वहां से कुछ सैनिकों के साथ आर्यावर्त राज्य के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आगे देखिए। चारों राजकुमार प्रस्थान कर चुके थे। चारों राजकुमार अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल चुके, लेकिन तीनों राजकुमारों ने यह बात पर ध्यान दिया कि जब से वे अपनी यात्रा पर चले हैं, उनके बड़े भाई का ध्यान किसी और चीज में है। जब 3 राजकुमारों पर रहा नहीं गया तो उन्होंने रुद्र से पूछा, भाई आपको क्या हुआ, आपका ध्यान कहाँ है? उनके इतना कहने से रुद्र अपने होश में आया और अपने तीनों भाइयों को देखकर बोला, पता नहीं, लेकिन जब आज वह बाज मेरे कंधे पर बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपना मेरे बहुत करीब हो। और यह भी बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा तिलिस्मी बज किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, शिवाय अपने स्वामी के, और ना ही किसी को स्पर्श करने देता। लेकिन वह बाज हमारे पास ऐसे आया जैसे हम ही उसके स्वामी हो। अपने भाई की बात सुनकर तीनों राजकुमार अपने भाई की तरफ देखते हैं और वह बोलते हैं, हाँ भाई, ये तो आश्चर्य की बात थे, लेकिन शायद वह बाज आर्यावर्त राज्य ने हमारे लिए पत्र के लिए भेजा था, इसलिए ही वह हमें देखकर हमारे पास आकर बैठ गया। तीनों राजकुमारों की बात सुनकर रुद्र बोला, शायद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ नीला और राजकुमारी अपने राज्य की यात्रा के लिए निकल चुके थे और इस वक्त राजकुमारी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह अपने मन ही मन को, आपका पहला स्पर्श हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपसे जल्द ही मिलना चाहेंगे, और यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। और वहीं आर्यावर्त राज्य में पूरे राज्य की जनता पता चल चुकी थी, उनकी सबसे प्रिय और प्यारी राजकुमारी अपने राज्य लौट रही है और उन्होंने अपने विवाह के लिए प्रतापगढ़ के राजकुमारों को बुलाया है। सभी अपनी राजकुमारी की आने की खुशी में धूमधाम से पूरे राज्य को बहुत अच्छे से सजने लगे। और वही महाराज और महारानी भी चारों राजकुमारों और अपनी प्रिय पुत्री के लिए स्वागत की तैयारी कर रहे थे। महाराज और महारानी उनके स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि राजकुमारी 1 साल बाद अपने राज्य वापस आ रही है, और साथ ही साथ उनके लिए ये भी बहुत ही आश्चर्य की बात थी जो राजकुमारी बिना देखे ही उसके लिए आए हुए विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। उन्होंने प्रतापगढ़ के राज्य के विवाह प्रस्ताव का पता चलने पर उन्हें मिलने के लिए अपने राज्य बुला लिया। ये भी एक उम्मीद थी उन्हें कि उनकी पुत्री विवाह में रुचि दिख रही आई है। ऐसे ही पूरे राज्य में और अपनी राजकुमारी की और चारों राजाओं के लिए धूमधाम से स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। 4 दिन बाद आज चारों राजकुमारों को यात्रा करते हुए 4 दिन हो गए थे, और इन 4 दिनों में वह आर्यावर्त राज्य की सीमा के नजदीक पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी सैनिकों को थोड़ा विश्राम करने के लिए कहा और चारों भाई एक तरफ जाकर बैठ गए। प्रतापगढ़ राज्य से और राज्य के बीच में कई और राज्य भी आते थे, जिनके विवाह के प्रस्ताव को राजकुमारी ने ठुकराया था। उन राज्यों से होते हुए राजकुमार को राजकुमारी के विषय में बहुत सी बातों का पता चला। चारों भाई आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सत्यम रुद्र की तरफ और अपने दोनों भाइयों की तरफ देखकर बोला, हमने जितने भी राज्य की सीमाओं से होकर आए राजकुमारी की बहुत आलोचना की गई है।
राज्यों में ये कहा गया है कि आर्यावर्त राज्य की राजकुमारी बहुत ही घमंडी और क्रूर है। उन्हें किसी का सम्मान करना नहीं आता और भी हमेशा ही अपने चेहरे छिपा कर रखती है। राजकुमारी का चेहरा उनके माता पिता और उनकी खास दासी के अलावा आज तक किसी ने भी नहीं देखा। रुद्र अपने भाई की बात सुनकर बोला कि तो हमें आर्यावर्त राज्य जाकर ही मालूम होगा वह कैसी है। और तुम सभी यह बात अच्छे से जानते हो, राजकुमारी ने कई राज्यों के विवाह प्रस्ताव ठुकराया है, जिसमें ये राज्य भी शामिल है। वह सब बातें इसलिए ही फैली हुई हैं। हम जब तक राजकुमारी से मिल नहीं लेते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसकी बात सुनकर तीनों राजकुमार भी अपना सर हिला देते हैं। कुछ समय विश्राम करने के बाद चारों राजकुमार आर्यावर्त राज्य की सीमा के अंदर अपनी कदम रखते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद राज्य दिखाई देता है जो बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। वहां की प्रजा बहुत खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। ये सब देखकर उनका भी मन शांत हो गया। प्रजा ने जब चारों राजकुमारों को देखा तो उन्होंने उनके ऊपर फूल बरसने शुरू कर दिए। ये देखकर राजकुमार हैरान हुए, लेकिन वे प्रसन्न भी थे कि उनका स्वागत इतनी अच्छी से किया गया। वहां की प्रजा उन पर ऐसे ही फूल बरसाते हैं उन्हें महल तक छोड़ने आए। ये देखकर चारों राजकुमारों के साथ आए सैनिक भी इस बात से हैरान थे और उन्होंने ये भी देखी राज्य उनके राज्य से भी बहुत खूबसूरत था। जब सभी महल के पास पहुंचते हैं तो महल के सिपहिया ने महाराजा और महारानी को चारों राजकुमारों के आने के बारे सूचना दी। महाराज और महारानी भी उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाने के लिए द्वार तक गए। महारानी ने उनकी आरती उतारी और तिलक कर कर चारों राजकुमार को अंदर चलने के लिए कहती हैं। चारों राजकुमार भी उन्हें प्रणाम कर कर उनके साथ महल के अंदर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर महाराज और महारानी चारों राजकुमारों के पास बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं। उसके बाद महाराज और महारानी उन्हें उनके कक्ष में विश्राम करने का कहकर वहां से चले जाते। चारों राजकुमार भी थोड़ी देर विश्राम करने का सोचकर अपनी कक्ष में बैठ जाते हैं। चारों राजकुमार अभी बैठे ही होते हैं कि कितनी में ही उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती तो चलकर अपने कक्ष की बालकनी में खड़े हो जाते हैं। तो चारों राजकुमार देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई पालकी को उठाए हुए कुछ सैनिकी आ रहे थे और उसे पालकी के रास्ते फूल बिछाए हुए हैं। प्रजा वहां खड़ी हुई थी, तभी उन्होंने देखा वह पंखे महल के बाहर ही रखी जाती है। तभी उसे पालकी से स्त्री निकलती है जिसने काफी साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे। तभी स्त्री दूसरी तरफ जाकर अपने हाथ को आगे करती है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत हाथ उसे हाथ पर रखा जाता है और पूरी राजश्री वस्त्र में एक स्त्री पालकी से बाहर निकलती है। पाकली से निकलने वाली स्त्री बहुत ही खूबसूरत और मनमोहन थी, लेकिन उसका चेहरे पर पर्दा लगा हुआ था। वह स्त्री अपनी प्रजा के सामने हाथ जड़कर कर उन्हें उनके स्वागत के लिए धन्यवाद कहती है और प्रजा को अपनी बहुत सम्मानपूर्वक अपना कार्य करने के लिए कहती है। चारों राजकुमार उस स्त्री को बहुत ध्यान से देखा रहे थे, लेकिन वह इस बात को समझ गए थे कि वह स्त्री आर्यावर्त की राजकुमारी है। फिर वह स्त्री वहां से महल के अंदर प्रवेश करती है। महाराज और महारानी पहले ही इसका इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं, फिर उनके साथ अपने कक्ष की तरफ चली जाती है। राजकुमारों को सिर्फ राजकुमारी की आंखें देख पाए थे, लेकिन चारों राजकुमार इसे समझ गए थे कि राजकुमारी को सामान्य स्त्री नहीं है। चारों राजकुमार भी अपने कक्ष के अंदर विश्राम करने लग जाते हैं। क्या राजकुमारी और चारों राजकुमारों का सामना हो पाएगा? क्या चारों राजकुमार राजकुमारी का चेहरा देख पाएंगे? च5 राजकुमारों और राजकुमारी का आमना सामना। अब तक तो चारों राजकुमार देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई पालकी को उठाए हुए कुछ सैनिकी आ रहे थे और उसे पालकी के रास्ते फूल बिछाए हुए हैं। प्रजा वहां खड़ी हुई थी, तभी उन्होंने देखा वह पंखे महल के बाहर ही रखी जाती है। तभी उसे पालकी से स्त्री निकलती है जिसने काफी साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे। तभी स्त्री दूसरी तरफ जाकर अपने हाथ को आगे करती है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत हाथ उसे हाथ पर रखा जाता है और पूरी राजश्री वस्त्र में एक स्त्री पालकी से बाहर निकलती है। पाकली से निकलने वाली स्त्री बहुत ही खूबसूरत और मनमोहन थी, लेकिन उसका चेहरे पर पर्दा लगा हुआ था। वह स्त्री अपनी प्रजा के सामने हाथ जड़कर कर उन्हें उनके स्वागत के लिए धन्यवाद कहती है और प्रजा को अपनी बहुत सम्मानपूर्वक अपना कार्य करने के लिए कहती है। चारों राजकुमार उस स्त्री को बहुत ध्यान से देखा रहे थे, लेकिन वह इस बात को समझ गए थे कि वह स्त्री आर्यावर्त की राजकुमारी है। फिर वह स्त्री वहां से महल के अंदर प्रवेश करती है। महाराज और महारानी पहले ही इसका इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी अपने माता पिता को प्रणाम करती हैं,
फिर उनके साथ अपने कक्ष की तरफ चली जाती है। राजकुमारों को सिर्फ राजकुमारी की आंखें देख पाए थे, लेकिन चारों राजकुमार इससे समझ गए थे कि राजकुमारी को सामान्य स्त्री नहीं है। चारों राजकुमार भी अपने कक्ष के अंदर विश्राम करने लग जाते हैं। अब आगे रात्रि के भजन के कक्ष में महाराज महारानी और चारों राजकुमार के साथ बैठे हुए थे, लेकिन राजकुमारी भोजन कक्ष में नहीं थी। ये देखकर रुद्र महाराज और महारानी की तरफ देखकर पूछते हैं, महाराज क्या राजकुमारी इरा अभी तक आई नहीं? महाराज राजकुमार की बात सुनकर कहते हैं, राजकुमार आपके आने के कुछ समय पश्चात ही राजकुमारी आ गई थी, लेकिन आज वो रात्रि का भोजन हमारे साथ नहीं कर सकती क्योंकि उनकी यात्रा काफी लंबी थी और उन्होंने यात्रा के समय बीच में विश्राम नहीं किया, इसलिए वे काफी थक चुकी है, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। इसलिए कल सुबह ही हमारी मुलाकात राजकुमारी से होगी। महाराज की बात सुनकर रुद्र प्रताप सिंह ने कुछ नहीं कहा और अपना भोजन कर लेंगे। भोजन के पश्चात उन्होंने महाराज से आग्रह किया कि वह काफी थक चुके हैं, इसलिए वह अपने कक्षा विश्राम करने चाहते हैं। महाराज ने भी उन्हें विश्राम के लिए कहकर वह भी वहां से चले गए। राजकुमार भी अपने कक्ष की तरफ चले गए। अगली सुबह सबकी नींद एक मीठी आवाज जो बहुत ही मधुर थी और यह आर्यावर्त के संपूर्ण राज्य को आवाज के मालिक के बारे में पता था। वे सभी शांतिपूर्वक इस आवाज को सुनकर आनंद ले रहे थे। चारों राजकुमारों को मधुर आवाज सुनाई दी तो वह भी उसे आवाज का पीछा करते हुए आर्यावर्त राज्य के मंदिर की तरफ चले। उन्हें देखा मंदिर में एक बहुत सुंदर स्त्री आरती कर रही थी। उसकी आरती सीधे दिल को छू रही थी, एक शांति प्रदान कर रही थी। राजकुमार दूर होने की वजह से उस स्त्री को पहचान नहीं पाए, तो अपने पास से गुजरती एक दासी को रोककर पूछा कि जो स्त्री मंदिर में आरती कर रही है वह कौन है। वह दासी रुककर पहले चारों राजकुमारों को प्रणाम करती है और फिर कहती है, राजकुमार आर्यावर्त राज्य की सुबह हमेशा राजकुमारी इरा की मधुर आवाज से ही होती है। 1 साल से आर्यावर्त राज्य को इस आवाज को सुनने के लिए तड़प गया था, क्योंकि राजकुमारी एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए राज्य से बाहर गई हुई थी। और इतना कहकर वह दोबारा से चारों राजकुमारों को प्रणाम कर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद चारों राजकुमार एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी कक्षा की तरफ चले जाते। थोड़ी देर बाद एक दासी चारों राजकुमारों को भोजन के लिए बुलाने आती है। राजकुमार भी भोजन कक्ष की तरफ चले जाते हैं। जब वह भजन कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उन्हें महाराज और महारानी वहां बैठे हुए दिखाई देते, वह भी उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। कुछ दसियां वहां जाकर भोजन को रखती है। भोजन की सुगंध को लेकर महारानी दिशियों की तरफ देखकर कहती है, आज ये भजन किसने बनाया है? उनमें से एक दासी आगे जाकर महारानी से कहती है, महारानी आज का भजन हमारी प्यारी राजकुमारी इतनी दिनों तक माता पिता से दूर रह के कारण अपने माता पिता को मनाने के लिए बनाया है। महारानी उनकी बात सुनकर कहते हैं, आप क्या सोचते हैं हम आपको इतने दिन दूर रहने के लिए इतनी जल्दी माफ कर देंगे? आप हमें जल्दी आने का कहकर गए थे, लेकिन आपने वहां 1 साल लगा दिया। अगर हम आपको जल्दी नहीं बुलाते तो आप पता नहीं कब आते। जब महाराज ने महारानी को ऐसे गुस्सा होते हुए देखा तो महाराज बोल, महारानी रहने भी दीजिए, हमारे पत्री किसी काम के लिए गई थी। लेकिन महारानी उन्हें आंखें दिखाकर चुप करा देती है, तो महाराज भी चुपचाप उनकी बातों को सुनाने लगते हैं। महारानी अभी और गुस्सा करती कि तभी उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसात होती है। ये देखकर महारानी मुंह बना लेते और कहती है, हम आपके इन पेत्रों से आपको माफ नहीं करने वाले। उनकी यह बात सुनकर राजकुमारी जो भोजन कक्ष के बाहर खड़ी थी और उनके बात सुनकर अंदर आती है। इस वक्त राजकुमारी बहुत ही सुंदर लग रही थी। चारों राजकुमार राजकुमारी को ही देख रहे थे। राजकुमारी अंदर आती है और सभी दासियों की तरफ देखकर कहती है, आप सभी बाहर जाइए। राजकुमारी की बात सुनकर सभी दासियां भोजन कक्ष से बाहर चली जाती है। दासियों के जाने के बाद माता के पास आती है और पीछे से गले लगाकर कहती है, हमें माफ कर दे। हमें पता है कि हमें आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन जो कार्य हमारे लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए ही हम इतने दिन राज्य से दूर रहे। आपको पता है कि हम हमारे राज्य आप दोनों से कितना स्नेह करते हैं। उसकी बात सुनकर महारानी उसे तिरछी नजरों से देखते हैं और कहती है, तो बताए हमें आप ऐसा क्या काम करने गए थे? महारानी की बात सुनकर राजकुमारी चुप हो जाती है, लेकिन उसके पीछे खड़ी नीला जो बहुत ही चुलबुल है और यह बात महारानी और महाराज दोनों की है पता था और वे भी उसे अपनी पुत्री ही मानते हैं। महारानी की बात सुनकर नीला महारानी के पास बैठे हुए तपाक से बोली, माँ आपको पता है वहां कितने स्वादिष्ट फल थे? वहां के फल इतने मीठे थे कि किसी भी राज्य में नहीं मिलते। जब हम वहां गए तो सिर्फ खंडहर ही खंडहर था। जब राजकुमारी सा नीला इतना ही बोल पाई थी तभी उसे अपने आप पर किसी की जलती हुई नजरें महसूस होती है, तो है अपने आसपास दिखती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें राजकुमारी से मिलती है तो एकदम से डर जाती है और नीला हकलाने लगती है।
उसको ऐसे हकलाते देखना महारानी बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हकला रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। महारानी नीला को देखकर उसकी नजरों का पीछे करती है कि नीला कहाँ देख रही है। तब उसकी नजर अपनी पुत्री पर पड़ती है जो नीला को घूर रही थी। अपनी पुत्री को नीला को तरफ घूरते देख महारानी गुस्से से राजकुमारी की तरफ देखकर बोली, तुम तो कभी बताती नहीं हो, और अगर मैं इसे पूछूं तो तुम इससे पहले ही डरा देती हूं। महारानी की आवाज सुनकर राजकुमारी का ध्यान महारानी की तरफ जाता है और वो नीला को घुना बोलना बंद कर देती है। महाराज महारानी राजकुमारी और नीला को तो देखा कर कहते हैं, महारानी आप क्या कर रही है, यहाँ पर राजकुमार आए हुए हैं, कृपया खाना खाए। महाराज की बात सुन महारानी का ध्यान राजकुमारों की तरफ जाता है। एक तक राजकुमारी देख रही थी, फिर महारानी नीला का दासियों को बुलाने के लिए कहती है ताकि सभी को खान का खाना परोस सके। तो राजकुमारी महारानी की तरफ कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, आज हमें खाना नीला परोसेगी। जब नीला राजकुमारी की यह बात सुनती है तो वह राजकुमारी को घूर कर देखती है और कहती है, इरा आपको पता है जब आप खाना बनाते हैं तो हमें आपका बनाया हुआ खाना हमें बहुत पसंद है, और हम भी अच्छे से जानते कि आप खाना थोड़ा बनती है, इसलिए हम आपके साथ बैठकर ही खाते हैं। हमें पता है आपके हाथों का बनाया हुआ खाना हमें बाद में नहीं मिलेगा। आप चाहती है कि हम इतना स्वादिष्ट खाना छोड़कर खाना परोसे। नील की बात सुनकर महाराज और महारानी अपनी गर्दन नामे हिला देते हैं, जैसे कह रहे हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पता था कि निंदा राजकुमारी के हाथों का बनाया कितना पसंद करती है। क्योंकि राजकुमारी कभी कभी ही खाना बनती है तो नीला यह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी महाराज की नजर राजकुमारों पर पड़ती है जो नीला को आश्चर्य से देख रहे थे। महाराज राजकुमारों से कहते हैं, नीला हमारे परिवार का ही हिस्सा है, हम इन्हें अपनी बेटी ही मानते हैं। नीला और राजकुमारी बहुत अच्छी दोस्त, और राजकुमारी भी इन्हें अपनी बहन ही मानती है। नीला सिर्फ बाहर के लोगों से ही अच्छा व्यवहार करती, वरना तो ये हमारे साथ ही ऐसे ही बात करती है। जब राजकुमारी यह बात सुनती है तो वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाती और जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी हंसी की आवाज सुनकर चारों राजकुमार उनकी हंसी में ही खो जाते हैं। और वही हमारी नीला जब राजकुमारी को ऐसे उसके ऊपर हंसते हुए देखते हैं तो उसका मुंह बन जाता है। राजकुमारी अपनी हंस को रोककर नील की तरफ देखती है और अच्छा ठीक है, अब यह मुंह बनाना छोड़ दो और हम खाना परोसते हैं। इस पर नीला भी कुछ नहीं रहती और महारानी के पास ही बैठ जाते हैं। 6 राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करना। अब तक तो राजकुमारी महारानी की तरफ कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, आज हमें खाना। नीला जब नीला राजकुमारी की यह बात सुनती है तो वह राजकुमारी को घूर कर देखती है और कहती है, इरा आपको पता है जब आप खाना बनाते हैं तो हमें आपका बनाया हुआ खाना हमें बहुत पसंद है, और हम भी अच्छे से जानते कि आप खाना थोड़ा बनती है, इसलिए हम आपके साथ बैठकर ही खाते हैं। हमें पता है आपके हाथों का बनाया हुआ खाना हमें बाद में नहीं मिलेगा। आप चाहती है कि हम इतना स्वादिष्ट खाना छोड़कर खाना परोसे। नील की बात सुनकर महाराज और महारानी अपनी गर्दन नामे हिला देते हैं, जैसे कह रहे हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पता था कि निंदा राजकुमारी के हाथों का बनाया कितना पसंद करती है। क्योंकि राजकुमारी कभी कभी ही खाना बनती है तो नीला यह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी महाराज की नजर राजकुमारों पर पड़ती है जो नीला को आश्चर्य से देख रहे थे। महाराज राजकुमारों से कहते हैं, नीला हमारे परिवार का ही हिस्सा है, हम इन्हें अपनी बेटी ही मानते हैं। नीला और राजकुमारी बहुत अच्छी दोस्त, और राजकुमारी भी इन्हें अपनी बहन ही मानती है। नीला सिर्फ बाहर के लोगों से ही अच्छा व्यवहार करती, वरना तो ये हमारे साथ ही ऐसे ही बात करती है। जब राजकुमारी यह बात सुनती है तो वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाती और जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी हंसी की आवाज सुनकर चारों राजकुमार उनकी हंसी में ही खो जाते हैं। और वही हमारी नीला जब राजकुमारी को ऐसे उसके ऊपर हंसते हुए देखते हैं तो उसका मुंह बन जाता है। राजकुमारी अपनी हंस को रोककर नील की तरफ देखती है और अच्छा ठीक है, अब यह मुंह बनाना छोड़ द और हम खाना परोसते हैं। इस पर नीला भी कुछ नहीं रहती और महारानी के पास ही बैठ जाते हैं। अब आगे राजकुमारी सभी को खाना परोसने लगती है। जब राजकुमारी खाना परोसने के लिए राजकुमारों के पास पहुंचती है तो चारों राजकुमार राजकुमारी को देखने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी एक नज़र उठाकर भी राजकुमारों की तरफ नहीं देखी। इस चीज से राजकुमारों को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वे कुछ नहीं बोलते और खाना खाने लगते हैं। राजकुमारी भी उन्हें खाना परोसकर अपने स्थान पर चली जाती है और अपने लिए खाना परोसती है। जब वह खाना परोसकर खाना खाने के लिए अपने चेहरे का नकाब हटाने के लिए अपने हाथों को ऊपर करती है तो चारों राजकुमार राजकुमारी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सुना था कि राजकुमारी अपना चेहरा अपने भरोसेमंद लोगों को ही दिखना पसंद करती है। इस क्रिया से महाराज और महारानी भी राजकुमारी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी राजकुमारों के सामने अपने चेहरे से नकाब हटाएगी।
लेकिन हमारी प्यारी नीला तो आज राजकुमारी के हाथों से बना हुए खाने का ही लुत्फ उठाई जा रही थी। उसने एक नज़र राजकुमारी की तरह देखा भी नहीं, वो सिर्फ अपना पूरा ध्यान खाना खाने में लग रही थी जैसे उसने कभी खाना दिखा ही ना हो। और कहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जब अपने चेहरे से नकाब हटती है तो चारों राजकुमार बस राजकुमारी की खूबसूरत चेहरे को ही देखते रह जाते हैं। इस वक्त चारों राजकुमारों की नज़र राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। सभी का ध्यान नील की आवाज से टूटा है जो भोजन करते हुए कह रही थी, वहां एला तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। मैं तो ये कहती हूं कि तुम हर रोज खाना बनाया करो ताकि हर रोज इतना स्वादिष्ट खाना चख सकूं। उसकी बात सुनकर राजकुमारी नीला को घूर कर देखने लगती है। ये देखकर नीला अपने दांत दिखा देती है। उसे ऐसा करते देखकर महाराज और महारानी अपनी गर्दन नामे हिला देते हैं। तभी राजकुमारी बोली, क्यों ना मैं तुम्हें भोजन बनाना सिखा दो ताकि तुम हर रोज अपनी पसंद का खाना बनाकर खा सको। उसकी यह बात सुनकर नीला का मुंह बन जाता है और वह हर बढ़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जब तुम्हारा मन करे तब तुम भोजन बना देना। उसकी बात सुनकर महाराज और महारानी मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि हमारी नीला को भोजन बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी महाराज बोले, अच्छा ठीक है, भोजन करने पर ध्यान दो। और महाराज के कहने पर सभी शांति से भोजन ग्रहण करते हैं। भजन के पश्चात सभी वार्तालाप करने के लिए बैठ जाते हैं। महाराज राजकुमारी की तरफ देखकर प्रश्न करते हैं, पुत्री, हम सभी चारों राजकुमारों की तरफ से आया हुआ विवाह प्रस्ताव का आपका निर्णय जानना चाहते हैं कि आपने उसे प्रस्ताव का क्या निर्णय लिया है। महाराज की बात सुनकर राजकुमारी एक नज़र महाराज और महारानी की तरफ देखती है और फिर चारों राजकुमारों की तरफ। जब वह देखी है कि सभी उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो राजकुमारी बोलती है, हमने निर्णय कर दिया है। और इतना कहकर एक नज़र सभी को दिखती है और कहती है, हमें यह विवाह प्रस्ताव मंजूर है। चारों राजकुमार और महारानी राजकुमारी की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हैं। तभी राजकुमारी आगे बोलता है, हम चाहते हैं कि हम विवाह के संबंध में बंधकर राजकुमारों के साथ ही उनके राज्य के लिए प्रस्थान करें। उसकी बात सुनकर महाराज चारों राजकुमारों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी ने अपना निर्णय सुना दिया है, तो आप भी अपना निर्णय में बताएं। महाराज की रुद्र प्रताप सिंह एक नज़र राजकुमारी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है महाराज, अगर राजकुमारी यह चाहती है कि वह हमारे साथ ही हमारे राज्य के लिए प्रस्थान करे तो हम आज ही हमारे राज्य पत्र भिजवा देता है कि हम यह विवाह कर ही वापस अपने राज्य लौटेंगे। तो इसलिए सभी अपने नई रानीसा के स्वागत की तैयारी करें। राजकुमार की बात सुनकर महाराज भी कहते हैं, ठीक है, हम भी विवाह की तैयारियां शुरू करते हैं। वह सभी आपस में प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। इस वक्त चारों राजकुमार अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी तन्मय अपने भाइयों की तरफ देखकर बोलो, मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी हम चारों से विवाह करने के लिए सहमत हो गई। उसकी बात सुनकर देव बोला, क्या राजकुमारी के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के पीछे कोई कारण है। उसके बाद सुनकर रुद्रा बोला, राजकुमारी ने किसी भी वजह विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया हो, लेकिन विवाह के पश्चात हम उन्हें हमारी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और उन्हें उनके सभी अधिकारों और उन्हें बहुत प्रेम देंगे। रुद्र की बात सुनकर सभी ने उसकी बात में अपनी स्वीकृति दे दी। तभी देव बोला, वैसे हमारी होने वाली पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, जब मैं उन्हें देखा तो मन किया उन्हें अपने बाहों में ले लूं। उसकी बात तीनों राजकुमार उसे घूरने लगे। उनकी तरफ देखकर देव मुस्कुरा दिया तो वो चारों भी मुस्कुराने लगे। फिर रुद्र तीनों की तरह देखकर बोला, हमें भी विवाह तैयारी करनी चाहिए। उसके बात सुनकर तीनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली एपिसोड में जानेंगे कि क्या चारों राजकुमार और राजकुमारी विवाह हो पाएगा। तो आप भी अपना निर्णय में बताएं। महाराज की रुद्र प्रताप सिंह एक नज़र राजकुमारी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है महाराज, अगर राजकुमारी यह चाहती है कि वह हमारे साथ ही हमारे राज्य के लिए प्रस्थान करें तो हम आज ही हमारे राज्य पत्र भिजवा देता है कि हम यह विवाह कर ही वापस अपने राज्य लौटेंगे। तो इसलिए सभी अपने नई रानीसा के स्वागत की तैयारी करें। राजकुमार की बात सुनकर महाराज भी कहते हैं, ठीक है, हम भी विवाह की तैयारियां शुरू करते हैं। वह सभी आपस में प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। इस वक्त चारों राजकुमार अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी तन्मय अपने भाइयों की तरफ देखकर बोलो, मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी हम चारों से विवाह करने के लिए सहमत हो गई। उसकी बात सुनकर देव बोला, क्या राजकुमारी के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के पीछे कोई कारण है। उसके बाद सुनकर रुद्रा बोला, राजकुमारी ने किसी भी वजह विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया हो, लेकिन विवाह के पश्चात हम उन्हें हमारी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और उन्हें उनके सभी अधिकारों और उन्हें बहुत प्रेम देंगे।
रुद्र की बात सुनकर सभी ने उसकी बात में अपनी स्वीकृति दे दी। तभी देव बोला, वैसे हमारी होने वाली पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, जब मैं उन्हें देखा तो मन किया उन्हें अपने बाहों में ले लूं। उसकी बात तीनों राजकुमार उसे घूरने लगे। उनकी तरफ देखकर देव मुस्कुरा दिया तो वो चारों भी मुस्कुराने लगे। फिर रुद्र तीनों की तरह देखकर बोला, हमें भी विवाह तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद सुनकर तीनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। 7 विवाह संपन्न हुआ। अब तक महाराज की रुद्र प्रताप सिंह एक नज़र राजकुमारी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है महाराज, अगर राजकुमारी यह चाहती है कि वह हमारे साथ ही हमारे राज्य के लिए प्रस्थान करे तो हम आज ही हमारे राज्य पत्र भिजवा देता है कि हम यह विवाह कर ही वापस अपने राज्य लौटेंगे। तो इसलिए सभी अपने नई रानी सा के स्वागत की तैयारी करें। राजकुमार की बात सुनकर महाराज भी कहते हैं, ठीक है, हम भी विवाह की तैयारियां शुरू करते हैं। वह सभी आपस में प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। इस वक्त चारों राजकुमार अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी तन्मय अपने भाइयों की तरफ देखकर बोलो, मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी हम चारों से विवाह करने के लिए सहमत हो गई। उसकी बात सुनकर देव बोला, क्या राजकुमारी के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के पीछे कोई कारण है? उसके बाद सुनकर रुद्र बोला, राजकुमारी ने किसी भी वजह विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया हो, लेकिन विवाह के पश्चात हम उन्हें हमारी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और उन्हें उनके सभी अधिकारों और उन्हें बहुत प्रेम देंगे। रुद्र की बात सुनकर सभी ने उसकी बात में अपनी स्वीकृति दे दी। तभी देव बोला, वैसे हमारी होने वाली पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, जब मैं उन्हें देखा तो मन किया उन्हें अपने बाहों में ले लूं। उसकी बात तीनों राजकुमार उसे घूरने लगे। उनकी तरफ देखकर देव मुस्कुरा दिया तो वो चारों भी मुस्कुराने लगे। फिर रुद्र तीनों की तरह देखकर बोला, हमें भी विवाह तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद सुनकर तीनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। अब आगे प्रतापगढ़ व राजकुमार का भेज हुआ संदेश प्रतापगढ़ तक पहुंच चुका था। जब महाराज और महारानी में वह पत्र पढ़ा तो वे दोनों ही खुश हो गए और उनके स्वागत तैयारी में लग गए। वहीं दूसरी तरफ आर्यावर्त राज्य की सभी प्रजा कोई इस बात का चल चुका था, कल उनकी प्यारी राजकुमारी का विवाह है, इसलिए वह सभी राजकुमारी की विवाह की खुशी में अपने राज्य को सजाने में लगे हुए थे। महल में भी ऐसे ही आज का दिन विवाह तैयारियों में ही निकल जाता है। अगले दिन आर्यावर्त राज्य दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। उसी देखकर स्वर्ग से अनुभूति हो रही थी। राज्य के सभी लोग महल के पास अपने राजकुमारी के विवाह के समारोह में आए थे। महाराज ने भी अपने सभी प्रजा के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की हुई थी ताकि उनकी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो और वह अपनी राजकुमारी के विवाह को आराम से देख सके। और वहीं दूसरी तरफ चारों राजकुमार और राजकुमारी अपनी अपने कक्षा विवाह के तैयार हो रहे थे। महाराजा और महारानी विवाह की सभी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। कुछ भी समय में विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी। कुछ समय पश्चात ही पंडित जी महाराज की तरफ देखकर राजकुमारों को बुलाने को कहते हैं। महाराज उनकी बात सुनकर एक दास को राजकुमारों को बुलाने के लिए भेज देते हैं। महाराज और महारानी दोनों ही अपनी पुत्री के कक्षा की तरफ चले जाते हैं। महाराज और महारानी जब राजकुमारी के कक्ष अंदर दाखिल होते हैं तो राजकुमारी को देखकर उन दोनों आंखें नम हो जाती है। महाराज अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन महारानी अपनी पुत्री को देखकर नम आंखों से राजकुमारी के पास चली जाती हैं। जब राजकुमारी अपनी माता और पिताश्री को देखती तो फिर दोनों को देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहती है, आप दोनों को जरूरत नहीं, हम अपना ध्यान अच्छे से रखें और हम आप दोनों से मिलने आते रहेंगे। राजकुमारी की बात सुनकर महारानी राजकुमारी के सर को पुचकारती है और मुस्कुरा देती है। महाराज और महारानी राजकुमारी को अपने साथ लेकर मंडप की तरफ चले जाते हैं। जब वे मंडप की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि चारों राजकुमार राजसी शेरवानी पहने हुए मंडप पर पहले से ही बैठे थे। चारों राजकुमार इस वक्त बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। और वही जब चारों राजकुमारों को पायल का शोर सुनाई देता है तो वह राजकुमारी की तरफ देखते हैं जो इस वक्त शादी के लिबास में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्होंने इस वक्त भी अपने चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर मोतियों से जड़ा हुआ नकाब पहना हुआ था और वह नकाब उनकी खूबसूरती को और भी निखर कर ला रहा था। चारों राजकुमार तो बस एकटक राजकुमारी को देखते रह जाते हैं, क्योंकि आज राजकुमारी सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अगर आज इस वक्त राज्यों के राजकुमार को राजकुमारी से विवाह करने की प्रतियोगिता होती तो राजकुमारी से विवाह करने के लिए आज यहाँ युद्ध ही छोड़ जाता। राजकुमारी चारों राजकुमारों के पास आकर उन चारों के बीच में आकर बैठ जाती है। उन सभी के बैठने के बाद पंडित जी विवाह विधि को शुरू करते हैं। थोड़ी ही वक्त में सभी विवाह की विधि विधान से संपन्न हो जाता है और चारों राजकुमारों का विवाह राजकुमारी इरा से हो जाता है। इन सभी चीजों में किसी को भी वक्त का पता ही नहीं चलता और कब सूर्यास्त हो जाता है किसी को पता ही नहीं चल जाता।
सूर्यास्त के बाद राजकुमारी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी नीला वहां आती है और राजकुमारी से राजकुमारी चारों राजकुमार चाहते हैं कि आप उनके साथ आज का भजन ग्रहण करें, इसलिए वे आपको अपने कक्ष में आमंत्रित करना चाहते हैं। नीला की बात सुनकर राजकुमारी बोली, ठीक है, भोजन की तैयारी करवाएं, हम राजकुमार के कक्ष में चलते हैं। इतना कहकर राजकुमारों की कक्षा की तरफ चली जाती है। राजकुमारी जब राजकुमारों के कक्ष के बाहर आती है तो वह नीला से बाहर ही रुकने का कहती है और किसी को भी अंदर ना आने देने का आदेश देती है। और फिर राजकुमारों की प्रवेश करती है तो वह देखी है चारों राजकुमार भोजन स्थान पर उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब चारों राजकुमार राजकुमारी को अपने कक्ष में आता देखते हैं तो रुद्रा स्वयं खड़ा होकर राजकुमारी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर भोजन स्थान पर उन सभी के साथ बैठता है। जब चारों राजकुमार ये देखते हैं कि राजकुमारी ने उनके साथ बैठने में कोई है अप्रशंसता नहीं जताई तो चारों ही बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमारी अपने पतियों को खुश देखकर स्वयं भजन परोसने लगती है। ये देखकर राजकुमार भी उन्हें कुछ नहीं कहते। जब सभी का भजन परोसा जाता है तो चारों राजकुमार अपना पहला निवाला राजकुमारी की तरफ कर देते हैं। ये देखकर राजकुमार भी बिना संकोच के उनके हाथों से ही पहला निवाली को खाने लगती है और अपने हाथों से एक एक निभाना उनकी तरफ कर उन्हें भी खिलते हैं। ऐसे ही उनके बीच शांतिपूर्वक भजन कर लिया जाता है। भोजन होने के पश्चात रुद्र राजकुमारी से कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे पास बैठकर थोड़ी देर वार्तालाप करें ताकि हम सभी एक दूसरे को जान सके। अगर आपको इससे कोई ऐतराज ना हो तो। रुद्र प्रताप सिंह की बात सुनकर राजकुमारी रुद्र की तरफ देखकर उनका हाथ अपने हाथों कर कहती है, आखिर हमें आप सभी के पास बैठकर वार्तालाप करने से क्या आपत्ति होगी? आप सभी हमारे पति हैं तो आप अपने मन की बात हमें निसंकोच होकर कह सकते हैं। जब चारों राजकुमार उसकी बात सुनते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि राजकुमारी पूरे दिल से उन्हें अपना पति मानती हैं। इससे पहले कि कोई कहता देव जल्दी से आकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लेता है और उसे बिल्कनी की तरफ ले जाता है। ये देखकर तीनों ही राजकुमार देव के पीछे पीछे चल देते हैं। CH8 राजकुमारों के कक्ष में राजकुमारी का उनके साथ सोना। अब तक राजकुमारी अपने पतियों को खुश देखकर स्वयं भजन परोसने लगती है। ये देखकर राजकुमार भी उन्हें कुछ नहीं कहते। थम्स अप का चिन्ह, थम्स अप का चिन्ह, कोल्ड स्वेट स्माइल। जब सभी का भजन परोसा जाता है तो चारों राजकुमार अपना पहला निवाला राजकुमारी की तरफ कर देते हैं। ये देखकर राजकुमार भी बिना संकोच के उनके हाथों से ही पहला निवाली को खाने लगती है और अपने हाथों से एक एक निभाना उनकी तरफ कर उन्हें भी खिलते हैं। ऐसे ही उनके बीच शांतिपूर्वक भजन कर लिया जाता है। भोजन होने के पश्चात रुद्र राजकुमारी से कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे पास बैठकर थोड़ी देर वार्तालाप करें ताकि हम सभी एक दूसरे को जान सके। अगर आपको इससे कोई ऐतराज ना हो तो 1-1 दिल और तीर, दिल और तीर। रुद्र प्रताप सिंह की बात सुनकर राजकुमारी रुद्र की तरफ देखकर उनका हाथ अपने हाथों कर कहती है, आखिर हमें आप सभी के पास बैठकर वार्तालाप करने से क्या आपत्ति होगी? आप सभी हमारे पति हैं तो आप अपने मन की बात हमें निसंकोच होकर कह सकते हैं। दिल और तीर, दिल और तीर, दिल और तीर, दिल और तीर। जब चारों राजकुमार उसकी बात सुनते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि राजकुमारी पूरे दिल से उन्हें अपना पति मानती हैं। दिल और तीर, दिल और तीर, दिल और तीर, दिल और तीर, दिल और तीर। आप आगे थम्स अप का चिन्ह, थम्स अप का चिन्ह, थम्स अप का चिन्ह। आज बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। पिक्चर राजकुमार और राजकुमारी बालकनी में जाकर एक स्थान पर बैठ जाते हैं। रिबन के साथ दिल, ग्रिन, दिल और तीर, बढ़ता दिल, दिल और तीर, कोल्ड स्वेट स्माइल, बढ़ता दिल। चारों ही राजकुमार राजकुमारी को घेर कर पर बैठ जाते हैं। राजकुमारी इस वक्त चारों के बीच में बैठी थी लेकिन उन्होंने अपने पतियों से कुछ नहीं और पांचों ही बैठे बाहर के मौसम को देखने लगते हैं। राजकुमारी अपनी सोच गुम हो जाती है कि कैसे उसने पहले चारों राजकुमार को किस तरह से उनके साथ भोजन करने के लिए मना कर दिया था और जब महाराज और महारानी में उन्हें राजकुमार के साथ समय व्यतीत करने के लिए भेजा तो उसने राजकुमारों को अपशब्द कहने लगी थी। कोल्ड स्वेट स्माइल, 1 किसिंग, नीला दिल, बढ़ता दिल। लेकिन उसे वक्त भी चारों राजकुमार उसे कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। उनकी पत्नी ने उन्हें दिल से नहीं अपनाया और उनकी पत्नी ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया और राजकुमारी को विनम्रता से अपने कक्ष में आराम करने के लिए भेज दिया। बढ़ता दिल, नीला दिल, बढ़ता दिल। रुद्रा की आवाज़ सुनकर राजकुमारी अपनी सोच से बाहर आई तो उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र नहीं, जब राजकुमारी को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वह बोले, हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? तो राजकुमारी उनकी तरफ देखकर अपना सर हिला देती है तो रुद्र उनसे बोले, क्या आप वास्तव में विवाह से खुश है? रुद्र की बात सुनकर राजकुमारी उसकी तरफ देखने लगी तो रुद्रा अपनी बात को जारी रखाते हुए बोला, नीला दिल, कोल्ड स्वेट स्माइल, हमारा ये बात पूछने का कोई गलत इरादा नहीं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप सच में हम चारों दिल से अपना मान चुके हैं, क्योंकि हमें झूठ से सख्त नफरत है। इसलिए आपसे सीधा पूछते हैं ताकि आप अपने दिल की बात हमें बता सके। 111 राजकुमारी रुद्र के बात सुनकर चारों राजकुमारों की तरह देखकर कहती हैं,
हमें नहीं पता कि आप चारों हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम आपको इतना आश्वासन देते हैं कि आप चारों को ही हम अपने दिल से अपना पति मानते हैं। आप चारों कभी भी यह मत सोचना हमें आप चारों से विवाह कर कर कभी पछताएंगे। 111111 राजकुमारी की बात सुनकर चारों राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र आगे बढ़ के राजकुमारी के माथे को चूम लेता है। जब राजकुमारी इस स्पर्श को महसूस करती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब तीनों भाई ये देखते हैं कि राजकुमारी को उनके पास आने से कोई आपत्ति नहीं है तो तीनों ही भारी भारी से ऐसे ही राजकुमारी के माथे को चूम लेते हैं। 111111 थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद राजकुमारी राजकुमार की तरफ देखकर कहती है, हमें विश्राम करना चाहिए, कल सुबह भी हमें अपने राज्य के लिए प्रस्थान करना है। राजकुमारी की बात सुनकर सत्यम आगे बढ़कर राजकुमारी को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने कक्ष के बिस्तर की तरफ चल देता है। तीनों भाई बहन के साथ अपने कक्ष के बिस्तर की तरफ चले जाते हैं। 111111 सत्यम राजकुमारी को बिस्तर पर बैठकर उनके पास खड़े होकर कहता है, हम आपके आभूषण उतरने में मदद कर देते हैं ताकि आप आराम से विश्राम कर सके। राजकुमारी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार करने देती है। 111111 सत्यम आगे बढ़कर राजकुमारी के सर से चुनरी और उनके माथे पर सजे आभूषण को उतारने लगता है और वही तन्मय राजकुमारी के हाथों के आभूषण को उतारने में मदद करता है। 11 देव बिस्तर पर चढ़कर उसके पीछे से उनके गले के आभूषणों को उतारने में मदद करता है और रुद्रा नीचे बैठकर कमर और उनके पैरों के आभूषणों को उतारने में मदद करता है। 111111 सभी ने मिलकर राजकुमारी के आभूषणों को उतार दिया तो सभी जहां से आभूषण उतरे थे उसे जगह को चूमने लग जाते हैं। देव राजकुमारी की पीठ को बड़े शिद्दत से चूम रहा था तो वही सत्यम राजकुमारी के होठों को चूम रहा था। तन्मय राजकुमारी के हाथों और गले को चूम रहा था और रुद्रा राजकुमारी की कमर को चूम रहा था। 111111 राजकुमारी अपने पतियों खुद को चूमते हुए महसूस करती है तो अपने पतियों के प्यार को महसूस करके अपनी आंखों को बंद कर लेती। 111 जब चारों राजकुमार अपनी पत्नी को यह ऐसा करते हुए देखते हैं तो वह और भी शिद्दत से उन्हें चूमने लग जाते हैं। चारों राजकुमार राजकुमारी को इतनी शिद्दत चूमते हुए पता ही नहीं उन्हें कब अपनी शेरवानी को अपने शरीर से अलग कर देते हैं। 1111 थोड़ी देर और राजकुमारी को ऐसे ही चूमने के बाद वे राजकुमारी को आराम से बिस्तर पर लेट देते हैं। राजकुमारी उनके छोड़ते ही अपनी सांसों को अपने काबू में करने लग जाती है। इससे पहले की हुई अपनी सांसों को काबू कर पति उन्हें महसूस होता है। 111 उसके चारों पत्नी उसके पास आकर लेट गए हैं तो वह भी अपनी आंखें खोलकर उनकी तरफ देखती है तो वह उन्हें देखते ही रह जाती है। राजकुमार राजकुमारी को अपनी तरफ ऐसे देखने से मुस्कुराते थे कि तभी देव राजकुमारी से कहता है, हम आपके ही पति हैं, आप हमें ऐसे देखने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आज से हम राजकुमारी को उनके नाम से ही बुलाएंगे। 1 ग्रिन जब इरा देव की बात सुनती है तो झेप जाती है और अपनी नज़रों को उनसे घटा लेती है। चारों राजकुमार जब अपनी पत्नी को ऐसा करते देखे हैं तो भारी भारी राजकुमारी के पास आकर उनके होठों को चूम लेते हैं। राजकुमार के ऐसा करने से इरा उनकी तरफ देखती है और कहती है, रात्रि काफ़ी हो गई, हमें सुबह राज्य के लिए प्रस्थान करना है, हमें इस वक्त विश्राम करना चाहिए। 111 इरा की बात सुनकर चारों राजकुमार कुछ नहीं कहते क्योंकि वह जानते थे विवाह की तैयारी में सभी थक चुके थे, इसलिए वे चारों इरा के पास लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर में जब राजकुमारी को लगता है कि उसके चारों पति सो चुके हैं तो वह धीरे से अपनी आंखों को खोलती है 11 और अपने चारों पतियों को देखती हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि चारों सो रहे हैं तो इरा थोड़ा उठकर बारी बारी से बड़ी शिद्दत उनके माथे चूम लेती हैं और एक चुटकी बजती है जिससे एक रोशनी निकलती है और बिस्तर के चारों तरफ पर्दे लहराने लगते हैं। 11111 अपनी पतियों की बाहों में लेटकर सो जाती हैं। उसके सोने के पश्चात चारों राजकुमार आंखें खोलते हैं और एक नज़र बिस्तर के चारों तरफ देखते हैं, फिर राजकुमारी के चेहरे को देखकर अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेते हैं। 1111 जब राजकुमारी उठी थी तब चारों ही जाग रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई क्योंकि वह जानना चाहते थे कि उनकी पत्नी क्या कर रही है। जब चारों को अपने माथे पर कोमल होंठों का स्पर्श महसूस होते हैं तो उनका दिल प्रेम से भर जाता है। 111111 आप सभी को मैं बता दूं, स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर हैं तो सभी के पास जादुई शक्तियां हैं। ये जादुई शक्तियां 9 स्तर की होती है। ज़्यादातर लोगों पर 7 स्तर की या उसे नीचे की शक्तियां पाई जाती हैं क्योंकि 8वें स्तर की शक्तियां पाना ही मुश्किल होता है, इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता और 9वें स्तर की शक्ति को तो अगर कोई पा लेता तो भगवान का दूत समझा जाता है। 9 राजकुमारों और राजकुमारी का आर्यव्रत राज्य से जाना अब तक और अपने चारों पतियों को देखती है। उन्हें देखकर लग रहा था कि चारों सो रहे हैं तो इरा थोड़ा उठकर बारी बारी से बड़ी शिद्दत उनके माथे चूम लेती है और एक चुटकी बजती है जिससे एक रोशनी निकलती है और बिस्तर के चारों तरफ पर्दे लहराने लगते हैं। अपनी पतियों की बाहों में लेटकर सो जाती हैं। उसके सोने के पश्चात चारों राजकुमार आंखें खोलते हैं और एक नज़र बिस्तर के चारों तरफ देखते हैं, फिर राजकुमारी के चेहरे को देखकर अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेते हैं।
जब राजकुमारी उठी थी तब चारों ही जाग रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई क्योंकि वह जानना चाहते थे कि उनकी पत्नी क्या कर रही है। जब चारों को अपने माथे पर कोमल होंठों का स्पर्श महसूस होते हैं तो उनका दिल प्रेम से भर जाता है। आप सभी को मैं बता दूं, स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर हैं तो सभी के पास जादुई शक्तियां हैं। ये जादुई शक्तियां 9 स्तर की होती है। ज्यादातर लोगों पर 7 स्तर की या उससे नीचे की शक्तियां पाई जाती हैं क्योंकि 8वें स्तर की शक्तियां पाना ही मुश्किल होता है, इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। और 9वें स्तर की शक्ति को तो अगर कोई पा लेता तो भगवान का दूत समझा जाता है। अब आगे दिल और तीर, 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 दिल और तीर। आर्यावर्त और प्रतापगढ़ के महाराज के पास 7 स्तर की शक्तियां और वहां की महारानी के पास 7 स्तर की शक्तियां हैं। प्रतापगढ़ के महाराज के भाई के परिवार के पास की 6 स्तर शक्तियां हैं। और चारों राजकुमारों के पास 8 स्तर की शक्तियां हैं। और इसके साथ साथ कई चीजों में महारत हासिल है। और रही राजकुमारी की शक्तियों की बात तो यह आप सभी के लिए सरप्राइज है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, नीला दिल, नीला दिल, नीला दिल, नीला दिल, किसिंग किसिंग किसिंग। अगली सुबह गुलाब, बढ़ता दिल, ग्रिन, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, नीला दिल, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, नीला दिल, गुलाब। राजकुमार का कक्ष। सुबह सबसे पहले राजकुमारी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके चारों पति उसे पड़े हुए सो रहे हैं। उन्हें देखकर ईरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उन सभी को अपने से दूर कर उन्हें आराम से बिस्तर पर लेटा देती है। चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा। ईरा बिस्तर से उठकर अपने आप आभूषण को पहनकर राजकुमार के कक्ष से बाहर निकल जाती है तो देखी है नीला पहले से ही वहां खड़ी है। ये देखकर वह नीला से कहती है, तुम जाकर विश्राम करो और अन्य दर्शन को हमारे कक्ष में हमारे स्नान की व्यवस्था करने को कह दो। टक्कर 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 टक्कर। नीला ईरा की बात सुनकर वहां से चली जाती है। राजकुमारी भी अपने कक्ष की तरफ चली जाती है। कक्ष में पहुंचकर ईरा स्नान घर की तरफ जाती है तो वहां उसके स्नान की तैयारी हो चुकी थी। ईरा अपनी पोशाक और आभूषणों को निकालकर एक मखमली कपड़ा अपने बदन लपेट लेती है और तालाब में बैठ जाती है जिसमें कमल की पत्तियां बिखरी हुई थी। राजकुमारी वहीं पास में रखे हुए एक लिप उठाकर अपने शरीर पर लगती है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। थोड़ी देर में स्नान करके राजकुमारी तालाब से बाहर निकलती है और अपनी नए वस्त्र और आभूषण पहनती है। थोड़ी देर में ईरा पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आज ईरा ने बाकी दिनों से अलग वस्त्र धारण किए थे, जिसमें आज वह सही मायने में प्रतापगढ़ की नई रानी सा लग रही थी। आज उसकी खूबसूरती और भी निखरकर सामने आ रही थी। हंसिया चांद का चेहरा, हंसिया चांद का चेहरा, हंसिया चांद का चेहरा। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार भी राजकुमारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही उठ गए थे। जब उन्हें देखा कि उनके पास राजकुमारी नहीं है, वे समझ चाहते हैं कि राजकुमारी अपने कक्ष में चली गई है। चारों राजकुमार भी उठकर तैयार होने के लिए स्नान घर की तरफ चले जाते हैं। डिजी 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 डिजी। आर्यावर्त राज्य की आज की सुबह भी राजकुमारी की मधुर आरती से ही हुई, लेकिन आज मंदिर में पूरा राज परिवार मौजूद था। थोड़ी देर में आरती पूरी करने के बाद जब राजकुमारी पीछे मरी तो सभी राजकुमारी को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि राजकुमारी आज एक रानियसा की तरह तैयार हुई थी। चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा। लेकिन उन्होंने से कुछ नहीं कहा, बस राजकुमारी को देखकर मुस्कुरा दिए। महाराज और महारानी खुश थी कि उनकी पुत्री अपने विवाह को आई पूरी ईमानदारी से निभा रही है। राजकुमारी आगे बढ़कर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने लगी तो उसने साथ चारों राजकुमारों ने भी महाराज और महारानी का आशीर्वाद लिया और फिर राजकुमारी ने चारों राजकुमार का आशीर्वाद लिया। फायर 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 फायर। उसके पश्चात सभी ने शांति से भोजन किया। जब चारों राजकुमार अपने राज्य वापस जाने की बात की तो महाराज राजकुमारों से बोले, हम चाहते हैं कि आप सभी कुछ दिन और हमारे राज्य रहे। ये सुनकर सत्यम महाराज से बोला, महाराज हमें अपने राज्य से आए हुए 1 हफ्ता होने को आया है और हमें जाते हुए भी लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे। इतने दिनों तक राज्य से दूर रहना राज्य के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए हम आपसे अभी अपने राज्य जाने की आज्ञा चाहेंगे, लेकिन हम कुछ समय पश्चात दोबारा आपसे मिलने अवश्य आएंगे। चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा। महाराज राजकुमार की बात सुनकर बोलते, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, हम आपके जाने की सारी व्यवस्था करवा देते हैं। और इतना का कहकर महाराज और महारानी वहां से चले। इस वक्त वहां राजकुमारी और चारों राजकुमारों के सिवा कोई नहीं था तो चारों राजकुमार राजकुमारी की तरफ देखकर कहते हैं, क्यों ना इतने आप हमें आपके महल का भ्रमण कर दे। टक्कर टक्कर टक्कर, रनिंग डैश, टक्कर टक्कर। जब राजकुमारी राजकुमारों की बात सुनती है तो वह कहती है, जी अवश्य, चलिए हम आपको महल का भ्रमण करवा देते हैं।
दिल फायर दिल फायर दिल फायर दिल फायर दिल फायर। और इतना कहकर चारों राजकुमार और राजकुमारी महल के भ्रमण निकल जाते हैं। इस वक्त दो राजकुमार राजकुमारी से आगे चल रहे थे और दो राजकुमार राजकुमारी के पीछे। दिल फायर दिल फायर दिल फायर। राजकुमारी चारों के बीच में चल रही थी, साथ ही साथ उन्हें महल के स्थान के बारे में अवगत करवा रही थी। ऐसे ही कुछ समय भ्रमण करने के बाद जब तन्मय ये देखा है कि वे इस वक्त एक एकांत स्थान पर आ गए हैं और उनके आसपास उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तो तन्मय जल्दी से राजकुमारी की कमर में हाथ डालकर अपने से चिपका लेता है और इरा के नकाब को हटाकर उसके होठों को चूमने लग जाता है। दिल फायर दिल। जब तीनों राजकुमार अपने भाई की हरकत देखते हैं तो वे तीनों भी जल्दी से राजकुमारी इरा के पास आते हैं और जहां उन्हें स्थान दिखता है वहां इरा को चूमने लग जाते हैं। दिल फायर दिल टूटना दिल फायर दिल टूटना। देव राजकुमारी की कमर को चूमने लगता है और रुद्रा राजकुमारी के गले को चूमने लगता है और सत्यम राजकुमारी की पीठ को चूमने लगता है। थोड़ी देर में चारों राजकुमार इरा से अलग होते हैं क्योंकि उसे स्थान पर भी कोई भी आ सकता था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजकुमारी को ऐसे देखें। फिर वो राजकुमारी के वस्त्र को ठीक करते हैं और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखकर कहते हैं कि आज आपका बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल टूटना दिल टूटना दिल टूटना दिल टूटना। उनकी बात सुनकर राजकुमारी पहले अपने आप को शांत करती है और फिर उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक, अब हमें चलना चाहिए। दिल फायर दिल फायर दिल फायर। पिताश्री, हमारे प्रस्थान की तैयारी कर दी होगी, आप जाकर देखिए। हम तैयार हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं और राजकुमारी अपने कक्ष की तरफ चली जाती है। अपने कक्ष में पहुंचकर राजकुमारी अपने कुछ जरूरी सामान नीला को अपने साथ रखने के लिए कह देती है। उसे स्नान की तैयारी करने को कहती है क्योंकि यात्रा के दौरान पता नहीं कब स्नान हो। राजकुमारी की बात सुनकर नीला वहां से चली जाती है और कुछ समय पश्चात आकर राजकुमारी से कहती है, आपके स्नान की सारी व्यवस्था हो गई है। उसकी बात सुनकर इरा स्नान घर की तरफ चली जाती है। जब राजकुमार महाराज के पास पहुंचते हैं तो महाराज राजकुमार से कहते, हमने आपकी सारी सुरक्षा और सारी बाकी चीजों की व्यवस्था कर दी है, आप जब चाहे राज्य के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। राजकुमार महाराज की बात सुनकर कहते हैं, महाराज, हम कुछ क्षण में ही राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकुमारों की बात सुनकर महाराज वहां से एक बार और व्यवस्था की जांच करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के पश्चात देव अपने भाइयों की तरफ देखकर करता है, हम इरा को बता देते हैं कि कुछ क्षणों में हम राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे ताकि वे अपनी जरूरत का सामान रख सके। देव की बात सुनकर तीनों भाई देव की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं तो देव इरा के कक्ष की तरफ चला जाता है। देव जब राजकुमारी के कक्ष में पहुंचता है तो देखते हैं कि कक्ष में कोई भी नहीं है, तो वह वहां से जाने लगता है कि तभी उसे स्नान घर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती, तो वह उसे तरफ चला जाता है। जब देव स्नान घर में प्रवेश करता है तो राजकुमारी तालाब में स्नान कर रही है। वह इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। देव राजकुमारी को देखकर सब कुछ भूल जाता है और अपने कुर्ता निकालकर तालाब की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इरा बहुत शांति से अपने स्नान लुत्फा उठा रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी की गर्म सांस महसूस होती है। वह कुछ करती कि तभी कोई उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ घूम लेता है। राजकुमारी अपने सामने देव को देखती है तो वह उसे कुछ कहती कि उससे पहले ही देव उसके होठों पर टूट पड़ा है। यह महसूस कर इरा उसका कोई विरोध नहीं करती और अपने हाथों को आगे बढ़कर देव के बालों में अपनी हाथ चलते हुए उसका साथ देने लगती है। यह महसूस कर देव और शिद्दत से इरा के होठों को चूमने लगता है। इर्दा देव का साथ दे ही रही थी कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी और की छुवन महसूस होती है। उसे छुवन को महसूस कर इरा कुछ नहीं कहती। दर्शन हुआ ये था कि जब तीनों भाई ये देखते हैं कि देव अभी तक वापस नहीं आया तो तीनों ही इरा के कक्षा की तरफ चले जाते हैं। जब वह कक्षा प्रवेश करते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता, तभी उनका ध्यान स्नान घर की तरफ जाता है और वो तरफ चले जाते हैं। स्नान घर में जाकर जब वे देखते हैं इरा और देव एक दूसरे को चूमते हुए देखते हैं तो वह भी अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए तालाब में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ समय पश्चात देव इरा को छोड़ता है तो इरा पीछे मुड़कर अपने तीनों पतियों की तरफ देखती है जो उसे थोड़े नाराज लग रहे थे। ये देखकर वह सबसे पहले नीला को आवाज देती है। नीला जो कक्षा के बाहर ही खड़ी थी, जिसने राजकुमारों को राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा था, तो वह स्नान घर के बाहर की खड़ी हो जाती है और राजकुमारी से कहती है, जी राजकुमारी। इरा उसकी की आवाज सुनकर उसे आदेश देती है कि वह जाकर चारों राजकुमार के वस्त्र उनके कक्ष से लेकर आए। नीला राजकुमारी का आदेश पाते ही वहां से चली जाती है और कुछ समय पश्चात उनके वस्त्र को उनके कक्ष में रख देती है।
हालांकि राजकुमारी को राजकुमार के वस्त्र मंगवाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे अपनी शक्तियों से ही अपने वस्त्र को अपने कक्ष से ला सकते थे, लेकिन जब उन्होंने राजकुमारी को ये करते देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर राजकुमारी स्वयं राजकुमारों की तरफ आगे बढ़ाकर उन्हें बारी बारी होठों को चूमती है। उसके पश्चात वह उनसे अलग होकर कहती है, हमें प्रस्थान करने के लिए देर हो रही, अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर राजकुमार तालाब से निकलकर कक्ष में वस्त्र बदलने के लिए चले जाते हैं। राजकुमारी वहीं स्नान घर में अपने वस्त्र को बदल देती है। थोड़ी देर में राजकुमार और राजकुमारी पूरी तरह से तैयार हो गए। वे कक्ष से निकलकर महल के मुख्य द्वार तक चले जाते हैं। वहां पहले से ही महाराज और महारानी खड़ी हुई थे। वे उनसे आज्ञा लेकर अपने राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं। आर्यावर्त राज्य की प्रजा स्वयं अपनी राजकुमारी राजकुमारों को उनके राज्य की सीमा तक छोड़ने आए थे। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड में जानेंगे कि राजकुमार और राजकुमारी की यात्रा कैसी रहती है। मेरी स्टोरी पढ़ने के लिए धन्यवाद। चैटेन यात्रा। अब तक ईरा उसकी की आवाज सुनकर उसे आदेश देती है कि वह जाकर चारों राजकुमार के वस्त्र उनके कक्ष से लेकर आए। नीला राजकुमारी का आदेश पाते ही वहां से चली जाती है और कुछ समय पश्चात उनके वस्त्र को उनके कक्ष में रख देती है। हालांकि राजकुमारी को राजकुमार के वस्त्र मंगवाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे अपनी शक्तियों से ही अपने वस्त्र को अपने कक्ष से ला सकते थे, लेकिन जब उन्होंने राजकुमारी को ये करते देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर राजकुमारी स्वयं राजकुमारों की तरफ आगे बढ़ाकर उन्हें बारी बारी होठों को चूमती है। उसके पश्चात वह उनसे अलग होकर कहती है, हमें प्रस्थान करने के लिए देर हो रही, अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर राजकुमार तालाब से निकलकर कक्ष में वस्त्र बदलने के लिए चले जाते हैं। राजकुमारी वहीं स्नान घर में अपने वस्त्र को बदल देती है। थोड़ी देर में राजकुमार और राजकुमारी पूरी तरह से तैयार हो गए। वे कक्ष से निकलकर महल के मुख्य द्वार तक चले जाते हैं। वहां पहले से ही महाराज और महारानी खड़ी हुई थे। वे उनसे आज्ञा लेकर अपने राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं। आर्यावर्त राज्य की प्रजा स्वयं अपनी राजकुमारी राजकुमारों को उनके राज्य की सीमा तक छोड़ने आए थे। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। 1 दिल फायर 1 टक्कर 1 टक्कर टक्कर टक्कर। अब आगे 1111। ऐसे ही लगभग 2 घंटे चलने के बाद जब इरा को महसूस होता है कि उसकी वजह से यात्रा में विलंब हो रहा है। 11111 दिल फायर दिल फायर, क्योंकि वह इस वक्त पालकी में बैठी थी, जिस वजह से सभी बहुत आराम से चल रहे थी। हालांकि सभी के पास घोड़े थे, लेकिन उसकी वजह से वह अपने रफ्तार को बढ़ा नहीं सकते थे। ये देखकर राजकुमारी अपने हाथ को पालकी से निकालकर पालकी रोकने का इशारा करती है। ये देखकर सभी पालकी को रोक देते हैं। डिजी 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 डिजी। जब राजकुमार राजकुमारी को पालकी को रोकते हुए देखते हैं, वे चारों अपने घोड़े से उतरकर पालकी के पास आते हैं और इरा से पूछते हैं कि क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है जो आपने पालकी रुकवा दी। डिजी 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 फायर। इरा सत्यम की बात सुनकर बोली, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमने पालकी इसलिए रुकवाई क्योंकि पालकी की वजह से हमें यात्रा में ज्यादा समय लग जाएगा। यदि हम घोड़े पर यात्रा करें तो शायद हम बहुत शीघ्र अपने राज्य पहुंच जाएंगे। हंसिया चांद का चेहरा फायर चमकता सितारा। चारों राजकुमारों को भी इरा की बात सही लगी। ये सुनकर तन्मय बोला, ठीक है, आप हमारे साथ हमारे घोड़े पर बैठ जाए। उसकी बात सुनकर इरा इससे पहले हाँ कहती कि तभी सत्यम और रुद्र भी एक साथ बोले, तुम हमारे साथ चलो। ये देखकर वह मुस्कुरा दी और बोली, आप ऐसा कीजिए, एक घोड़े की व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि हमारे साथ नीला भी है, हमारे साथ घोड़े पर बैठ जाएगी। उसके बात सुनकर राजकुमार थोड़ी निराश हुए, लेकिन उन्होंने जल्द ही एक घोड़े की व्यवस्था कर दी। ये देखकर राजकुमारी और नीला उसे घोड़े पर बैठ जाते हैं। राजकुमारी उसे घोड़े की लगाम को पकड़ रखा था और नीला उसके पीछे बैठी थी। ऐसे ही सभी अपने अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं। फायर चमकता सितारा फायर, और फिर घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगती है। सभी की गति तेज थी जिससे उन्हें 2 घंटे के रास्ते को आधे घंटे में ही पार कर लिया। टक्कर 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 टक्कर। अब चलते चलते अब सूर्यास्त होने को था कि तभी राजकुमार के साथ आए हुए सेनापति बोले, राजकुमार, हमें रात्रि को रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि आगे जंगल है जिसमें रात्रि में जाना खतरे से खाली नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्र भी उन्हें रोकने की व्यवस्था करने को कह देते हैं। दिल 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 दिल। थोड़ी ही देर में सैनिकों ने राजकुमारों के लिए तंबू की व्यवस्था कर दी थी। एक तंबू चारों राजकुमारों का था और उसके पास ही तो एक तंबू राजकुमारी और नीला का। इस वक्त सैनिक खाने की व्यवस्था कर रहे थे और दिल टूटना दिल टूटना दिल टूटना दिल टूटना। चारों राजकुमार वहां के सभी जगह का निरीक्षण कर रहे थे, किसी को किसी भी प्रकार का खतरा न हो।
नीला और राजकुमारी अपने तंबू में थी। बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल, रिबन के साथ दिल बढ़ता दिल। नीला दोनों के लिए तंबू में बिस्तर लगा रही थी और राजकुमारी एक तरफ बैठी थी। नीला दिल नीला दिल नीला दिल नीला दिल। और वही राजकुमारी है, पिछली जिंदगी की घटना के बारे में सोच रही थी। हरा दिल हरा दिल हरा दिल हरा दिल हरा दिल। पिछली जिंदगी में जब राजकुमार और राजकुमारी एक स्थान पर रुके थे तो उनके चाचा के परिवार ने काली शक्तियों के दानव से हाथ मिलकर चारों राजकुमारों को खत्म करने की योजना बनाई थी। दिल 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 दिल। जब दानव ने राजकुमार और सैनिकों पर हमला किया तो बहुत सारे सैनिकों की हत्या हो गई थी और चारों राजकुमारों को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। चमकता दिल 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 चमकता दिल। रिबन के साथ दिल 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 रिबन के साथ दिल। रनिंग डैश ग्रिन। नीला ये सब सोच ही रही थी तभी उसे नीला की आवाज सुनाई जो उसे पुकार रही थी। नीला बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? उसकी आवाज सुनकर इरा उसकी तरफ देखती है और बोली, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इरा की बात सुनकर नीला उसके पास आती है और बोली, क्या हुआ, तुम किसी चिंता में लग रही हो? तो इरा बोली, हमारे आसपास बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मैं अपनी ध्यान में जाकर आसपास के सभी चीजों को ध्यान से देखूंगी। टपकता पसीना टपकता पसीना टपकता पसीना टपकता पसीना। तुम्हें ये करना है कि जब तक मैं ध्यान में हूं किसी को भी हमारे तंबू में प्रवेश न करने दिया जाए। नीला उसके बात सुनकर कहती है, ठीक है, आप ध्यान करिए, मैं ये निश्चित करती हूँ कि कोई हमारे तंबू में प्रवेश न करे। उसकी बात सुनकर इरा अपनी ध्यान मुद्रा में चली जाती है। इरा देखी है कि सभी सैनिक खाना बना रहे थे। टपकता पसीना धक धक करता दिल। वह सभी सैनिकों को गौर से देखती है। उनमें से 2 सैनिकों का ध्यान खाना बनाने में नहीं था, वह अपने आसपास चीजों को देख रहे थे और साथ ही बहुत घबरा हुए थे। दिल और तीर 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 दिल और तीर। उन्हें देखकर इरा समझ जाती है कि यह सैनिक जरूर उसके चाचा से मिले हुए। वह अपने एक हाथ की चुटकी बजती है तो वह दोनों सिपाही उसके सम्मोहन में आ जाते हैं। इरा उनसे आदेश देते हुए कहते हैं कि जैसा बाकी सैनिक कर रहे हैं तुम्हें कि वैसे ही काम करना है, और वह दोनों सैनिक भी सम्मोहित होकर ऐसे ही लग जाती है। चमकता सितारा किसिंग हरा दिल किसिंग चमकता दिल हरा दिल रिबन के साथ दिल। वह जंगल की तरफ अपना ध्यान देती है तो देखी है कि बहुत दूर जंगल के एक दानव उनकी तरफ ही आ रहा है। उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और फिर वह एक बार फिर अपनी चुटकी बजती है और कुछ बोलकर अपने ध्यान से उठ जाती है। वही जंगल के बीच में वह दानव जो राजकुमारों की तरफ आ रहा था एकदम से रुक जाता है। इस जंगल को मायावी जंगल कहा जाता है। ये जंगल रात के समय बहुत ही खतरनाक है। वह दानव रुककर अपने आसपास देखाता है, तभी उसे एक आवाज सुने देती है। वह आवाज उसे दानव को चेतावनी दे रही थी कि अगर तुमने अपने कदम नहीं रोक तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। वह दानव उसे चेतावनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने रफ्तार तेज कर देता है। ग्रिन 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 ग्रिन। नीला इरा से कहती है, राजकुमार आपको भजन के लिए बुला रहे हैं। नीला की बात सुनकर इरा राजकुमारों के तंबू की तरफ चली जाती है। तंबू में पहुंचकर वह राजकुमारों के पास बस बैठी है और अपने हाथों से भोजन परोसती है। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। राजकुमार भी भोजन करने से पहले एक निवाला राजकुमारी की तरफ बढ़ा देते हैं। इरा उनके हाथों से निवाला खाकर चारों राजकुमार को अपने हाथों से एक एक निवाला खिलती है। कुछ समय पश्चात उनका भोजन हो जाता है तो वह तंबू से बाहर निकालकर देखते हैं तो सभी सैनिक अपना भोजन कर रहे थे। ये देखकर वे थोड़ी देर ब्राह्मण करते हैं।